मैंने सब कुछ किया और ये फिर भी काम नहीं किया, तो मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ये सिर्फ इस बारे में है कि सोचो। जो आपकी विश है, क्या आपको खुद को विश्वास है उस पर? मुझे बहुत कुछ पता है। पहले से वो मान के बैठे हुए हैं। उनका हैं। स्कोप ही नहीं है बदलने का कोई स्कोप नहीं है कि अब तो जो सीख लिया और क्या सीखना है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसने मेरा बिलीफ हिला दिया और मुझे नया बिलीफ दे दिया आज, और मजा आ गया। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है आपके साथ? बहुत बार होता है, अभी आज भी होता है। जब आप रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो, आपका ग्रोथ माइंडसेट है। जैसे ही बात आती है पैसे की, आप फिक्स माइंडसेट हो जाते हो। मैं खराब हूँ, मुझे अच्छा बनना है। नहीं, बदलाव का मतलब ये नहीं है। तुम्हें बदलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ और नया सीखने की जरूरत है। और आप ये मानते हैं कि आज भी सीख रहे हैं? मैं इसको। यही वजह है कि आप ग्रोथ माइंडसेट के हैं, मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है, करेक्ट। बुरा करना चाहते लोग दूसरों का। हाँ, अपने लिए तो कोई नहीं चाहता बुरा। लेकिन ये जो इंसान है जिसके लिए आप खराब चाह रहे हो, वो तो खराब की एनर्जी पे नहीं है। वर्क्स लाइक मैजिक। टाटास, बिरलास, अंबानीज, सारा वास्तु वही देखते हैं। अच्छा। अरे भाई, सबको जरूरत है, करते हैं ये लोग। बेसिकली ये जिंदगी का सार जान गए हैं जिसके लिए आप भटकते हैं। भटकते हैं। किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं भाई, हर चीज बनानी पड़ती है। जो किसी चीज को बीट नहीं कर पाते ना, जो किसी सही चीज को मानने को तैयार नहीं होते ना, वो गजब का तर्क गढ़ते हैं उसको झूठा साबित करने के लिए। वो उसको जस्टिफाई करेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। वो ध्यान की अवस्था क्या सुनने की होती है? कुछ भी हो सकती है वो। अच्छा, मेरे लिए किताब पढ़ना एक मेडिटेटिव स्टेट है। 5 मिनट का मेडिटेशन आपकी जिंदगी को पूरा बदल सकता है। ये कर सकता आदमी घर में बैठ करके? क्या मैं इस पॉडकास्ट के बाद ना, मैंने वो घर ले लिया यार, वो ना पूजा है उसकी। क्या बात, ऐसा हो जाए, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। अब देखिए आपके चेहरे पर कितनी खुशी आ गई। हाँ, ये क्यों आई है? क्योंकि आपको ये एहसास हुआ कि ये हो चुका है। जब आप ऐसा अपने सपनों के बारे में महसूस करना शुरू कर देते हो, आप तब अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो आज के टाइम में ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि कौन सिखा रहा है, मुद्दा ये होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। उधार में बाइक लेकर के आए, उधार में कार लेकर के आए, रेस्टोरेंट में पैसा मांग करके किसी से खिलाए, और आप जब घर पे लेके आए तो खिलाने के लिए दाना नहीं है। शादी से पहले एक अलग जिंदगी है, शादी के बाद एक अलग जिंदगी है। कुछ 2 दशक पहले एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, ओम शांति ओम। उसमें एक डायलॉग था कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करती है। इस लाइन को जाने कितने लोगों ने समझा या नहीं समझा, लेकिन इसका यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी धाक जमाने के लिए, और इसको स्टेटस लगाने लगे, जगह जगह पोस्ट करने लगे। इसी तरह से एक लाइन और बहुत ज़्यादा पोस्ट की गई सोशल मीडिया में, मोबाइल पे स्टेटस लगाया गया। वो ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। मतलब आपकी कल्पना जो है वो आपकी जानकारी और आपकी नॉलेज से कहीं ज़्यादा तेज़ है। तब ये नहीं समझ में आया कि आखिर ये है क्या, लेकिन आज के डेट में ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा कैनवास है, इतना बड़ा कि इसके लिए अलग अलग कोच लोग इस पे काम करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी बदलते हैं। पहला जो शाहरुख खान का वो बयान था, उसके लिए आकर्षण का नियम काम करता है। वो नियम अगर कोई आपको बताता है, आप उसको अप्लाई करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। दूसरा वो था कि ये पूरी संसार में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं ना, उसकी पहले कल्पना की गई है और इसे मैनिफेस्टेशन करते हैं। और आज इन्हीं दोनों के कोच, मतलब कोच एक हैं, इन दोनों पे काम करते हैं अमित कुमार जी, जो हमारे साथ बैठे हैं और आप लोगों ने इनको देखा होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है, क्योंकि ये सही है, ये बहुत सही है। और एक्चुअली में यही है रियलिटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा कि कुछ भी चीज़ होती है वो लाइफ में 2 बार होती है। पहले यहाँ होती है, उसके बाद वो रियलिटी में आती है। ओके। तो बहुत सारे लोग जब ये बात करते हैं कि लाइफ में कर्म कितना इम्पॉर्टेंट है या कर्म कितना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका बीज अगर दिमाग में नहीं बोया गया है, उसको सोचा नहीं गया है, तब तक वो मैनिफेस्टेशन वो नहीं पूरी हो सकती, वो रियलिटी में नहीं आ सकता। तो इसलिए सोचना, वो सोच ज़रूरी है, वो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लोग थोड़े क्रिएटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेशन में बिलीव करते हैं, वो लाइफ में ज़्यादा अचीव भी करते हैं। उसके पीछे ये दोनों नियम काम करते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट। अच्छा, मैं सवाल पे आगे बढ़ूं उससे पहले इसको जरा क्लियर कर लेते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम और मैनिफेस्टेशन यानी इमेजिनेशन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? क्या ये दोनों एक साथ मिलके ज़्यादा काम करते हैं या दोनों अलग अलग भी काम करते हैं? पूरक ही है ये। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इस बारे में है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं,
ठीक है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसी फ्रीक्वेंसी पर हम होते हैं या एनर्जी पर हम होते हैं या वाइब्रेशन पर होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। ओके। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ओके। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो हम बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, है ना। लेकिन जब सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, सपनों को रियलिटी में जब बदलना होता है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप रियलिटी में बदलने जाते हो, उस पूरे प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। तो ये दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये बोलता हूँ ये एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि इनको बस अलग अलग नाम से दे दिए गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना कर्म के अधूरा है, मैनिफेस्टेशन बिना सोच के, बिना सपने के अधूरी है। मतलब अगर हम एक उदाहरण लें तो एक घर बनाने के बारे में सोचना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ। और घर कैसा बनेगा, कमरा कैसा होना चाहिए, किचन कैसा होगा, बरामदा कैसा होगा, इसका इसको इमेजिन करना, ये मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा भी वो घर बनने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, ओके। कितना पैसा चाहिए, कितनी मेहनत करनी है, वो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी जिंदगी में कैसे आएंगे, तभी तो वो रियलिटी में आएगा। बिल्कुल। तो एक इंसान जो सिर्फ सोचता है वो सिर्फ सक्सेस को नहीं पा सकता। सोचना पहला स्टेप हो सकता है, लेकिन जब बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं, भरोसा जुड़ता है, विश्वास जुड़ता है, वो इमोशंस, भाव जुड़ते हैं आपके, और उसके बाद आपका कर्म जुड़ता है, तब जाकर वो रियलिटी बनता है, तब वो पूरा होता है। हाँ, तब वो पूरा होता है। अच्छा, एक बात यहीं से हम शुरू करते हैं इसको, कि आप कोच हैं, बहुत से लोग मिलते होंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो एक बार के बाद दोबारा भी मिलते होंगे। हाँ। वो कहते होंगे कि ये दोनों मेरे ज़िंदगी में काम नहीं करता, दोनों एक ही है, तो मैंने मैनिफेस्टेशन की बात करूँगा। हाँ, हाँ। वो कहते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कल्पना की, मैंने सब कुछ किया और मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं किया। ऐसे लोगों के बीच में वो कमी क्या पाते हैं? क्योंकि ये काम करता है, ये सत्य है, क्योंकि बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत से फिलोसफरों ने कहा इसके बारे में, हाँ, तो उसको खारिज नहीं किया जाता। तो आपको क्या लगता है, कमी कहाँ रहती है? क्या उनमें कमी रहती है, तरीके में कमी होती है, या सच में ये काम नहीं करता? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि पहला चीज़, अगर कोई मुझे ये बोलता है कि मैंने सब कुछ किया और ये फिर भी काम नहीं किया, तो मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा। हाँ, तो मैं मानता ही नहीं हूँ। अगर वो ये बोल रहा है कि मैंने सब कुछ किया और ये फिर भी काम नहीं किया, तो ये नहीं होगा। मैं ये आंख बंद करके बोल सकता हूँ। ओके। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे लॉ जो होता है जी, ये लॉ फिक्स लॉ है। ये हम्म, मतलब ऐसा, इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि कितना % चांसेस हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, ये कंफर्म्ड है, ये करेगा काम, 100% 100% काम करेगा, क्या बात। प्रोवाइडेड यू मीट द कंडीशंस। ओके। है ना, वो आप कंडीशंस मीट कर रहे हो। जी। तो यानी कि अगर कोई भी इंसान अगर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है, जो चाह रहा है वो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से यानी कि कुछ ना कुछ मिस कर रहा होगा, पता नहीं होगा उसको, लेकिन कहीं तो कुछ तो कमी हुई होगी जिसके वजह से उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लेकिन अक्सर मैंने जो देखा है, जो लोग मिस कर जाते हैं, वो ये सोचते हैं पहला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ये सिर्फ इस बारे में है कि सोचो, सिर्फ इस बारे में है। पहला, ये इस बारे में नहीं है। सोचने से शुरुआत होती है, ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके। लेकिन उसके अलावा इसी कड़ियों को मल्टीपल कड़ियाँ जोड़नी चाहिए, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है बिलीफ का होना, भरोसे का होना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब अगर आप कोई मेरी वीडियो देख रहा है, आपको और हमें बात करते हो आज पॉडकास्ट पे सुन रहा है, तो लिख देगा कि मेरे को तो 1 करोड़ कमाना है। चलो ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं ना है। एक वक्त जब हमारा ये सपना था कि 1 करोड़ कमाना है, लेकिन वो कमाना पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यकीन था उस बात पे कि ये होगा यार एक दिन तो, जी, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान कमेंट कर रहा है या जो सोच रहा है, वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, वो हंसी में लिख रहा है, देखता हूँ अब। तो जब आपको किसी चीज पर विश्वास की कमी होती है, तो ये लॉक काम नहीं करता। ओके। मतलब क्या आपको, जो आपकी विश है, क्या आपको खुद को विश्वास है उस पर कि वो होगा, होना ही होना है, कुछ भी हो जाए चाहे। अगर वो विश्वास की कमी है आपके अंदर, यानी कि आपकी तैयारी में कमी है, यानी कि डिजर्विंग नहीं हो आपको लगता है कि आप अंदर से डिजर्विंग नहीं हो जी, आपको लगता है मैंने उतनी मेहनत तो नहीं की है लाइफ में, मैं वहाँ तो नहीं पहुँचा हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स वैसे नहीं है, तो ये सारी कमियाँ हैं। अगर आप कमियों में बिलीव करते हो तो भी आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव का होना। जैसे आप कह रहे थे ना कि अभी भी आपने ये डिफाइन किया कि एक तो भरोसा हो गया, हाँ। कि हमें भरोसा करना पड़ेगा जो हम सोच रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है इससे मुझ में ये क्षमता भी पैदा होगी कि हाँ, मुझे करना ही करना है। हाँ। क्या इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं क्या, जैसे विजुअलाइजेशन हुआ या कुछ और भी तकनीक होती है क्या, कि जैसे कि आपने कहा कि बिना उन तकनीकों के इसको पाना
संभव नहीं है। Correct. तो वो क्या क्या हो सकता है? देखिए क्या होता है, हम जो लोग हैं, हम जो इंसान हैं, हम ना पैटर्न्स के बने हुए होते हैं। जी। ठीक है, जैसे आपको अपनी लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, आपने 16-17 साल काम किया है मीडिया में, बहुत चीज़ें देखी, आपने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करी, बड़े बड़े लोगों के साथ आप रहे हो, बहुत सारा वक्त बिताया आपने। अब आपके एक्सपीरियंस के साथ जी। आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक इमेज है, हाँ, तस्वीर है, वो तस्वीर है जो याद के रूप में है, जिस याद के बात रूप में आपके माइंड में है वो। जी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अच्छा जी आपके और योगी जी के कैसे रिलेशनशिप थे, तो आपको एक पल याद आता है हाँ, कि वो पल था और हम साथ बैठे थे और हम चाय पी रहे थे, कॉफी, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा। ऐसे ही ना हमारी जिंदगी के जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो रिकॉर्डेड वर्जन में हमारे सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं। ओके, अब वो फर्क नहीं पड़ता सही है गलत है, वो एक्सपीरियंस है। ठीक है। वो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए सही है गलत है। हम्म, ठीक है, आपको उस पर अच्छा लगा था, खराब लगा था, आपको उस पर आज विश्वास है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं। जब हमारे ये एक्सपीरियंसेस बिल्ड हो जाते हैं, हमारी पूरी जिंदगी यही डिसाइड करते हैं, यही इमेजेस, अच्छा, पूरी जिंदगी। क्या बात है। एक तरह से आपने क्या किया, अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं हम अपना, हम्म, कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आज जैसे कोई हमारे पॉडकास्ट देख रहा है, उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना तय है। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब जब ये इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो अगर कोई आपकी पुरानी गलत इमेज है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त जिससे आपका मतलब, आई विश ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, बट जैसे मान ले एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है जो बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ उसने बहुत गलत किया आपके साथ, गलती की वजह से। सबके साथ होता होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। अब इसकी वजह से हमारी एक धारणा क्या बन जाती है कि ध्यान रखो, हाँ, दोस्ती हमेशा नहीं टिकती है। हाँ, है ना, लोग कहते भी, ऐसी कहावतें भी हैं। दोस्ती हमेशा नहीं टिकती, लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो, जो आज तुम्हारे साथ है कल तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब ये हमारी क्या बन गई, इमेजेस हैं, सारी इमेजेस क्रिएट हो रही हैं। अब इन इमेजेस के बेसिस पर आप फ्यूचर में डिसीजन लेते हो, हाँ, फर्दर दोस्त बनाते हो, फर्दर भरोसा करते हो, फर्दर भरोसा तोड़ते हो। बिल्कुल। इससे पहले ये तोड़े, मैं ही तोड़ देता हूँ। कुछ बहुत सारी चीजें करते हैं अलग, और अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जब ये अलग अलग चीजें हो रही हैं, आप ये सोचिए कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट आपके लिए तो ये सब सही है क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो सही गलत क्या है, कुछ भी नहीं है सही गलत। एक जो चोर चोरी कर रहा है उसके लिए तो वो भी सही है, क्योंकि बिल्कुल खाना खाना है, बच्चे पालने, कुछ नहीं मिल रहा उसको, जो भी कारण है, जो भी है। ठीक है, इस डिबेट में नहीं जाते, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे इसमें, बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब जब तक अगर एक वक्त के बाद हमें समझ में आया कि नहीं यार, ये जो मेरे पैटर्न्स बिल्ड हुए थे ये शायद उतने सही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ग्रोथ माइंडसेट। ओके। एक किताब है जिसका नाम है माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। माइंडसेट बहुत प्यारी किताब है, मतलब माइंडसेट पर उसे खूबसूरत किताब लिखी ही नहीं गई आज तक। अच्छा, इतनी बेहतरीन किताब है, हर किसी को वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें दो तरह के थॉट प्रोसेस बताए गए, एक होता है फिक्स थॉट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले इंसान होते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है, पहले से वो मान के बैठे उनका स्कोप ही नहीं है बदलने का कोई स्कोप नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा पता है, उन्हें ही लगता है कि अब तो जो सीख लिया और क्या सीखना है। उन्हें लगता है कि सब कुछ किस्मत होती है, तो बेसिकली फिक्स थॉट हो गए सारे। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आज मुझे पता है, हो सकता है उनका अलग एंगल भी हो, अलग नज़रिया भी हो देखने का। बहुत कुछ ऐसा है जिसे अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, जानना बाकी है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। तो यहाँ पर इंसान को ना, हर किसी इंसान को जब तक वो ग्रोथ माइंडसेट में नहीं आता, वो अपनी इमेजेस क्लियर नहीं कर पाता। ओके। अब मैं बहुत बार ऐसे लोगों से मिलता हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसने मेरा बिलीफ हिला दिया और मुझे नया बिलीफ दे दिया आज, और मजा आ गया यार। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है आपके साथ? बहुत बार होता है, अभी आज भी होता है। ठीक है, मुझे याद है अभी भी मैं पॉडकास्ट में बैठा था हिमेश मदान जी के साथ। बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ था हमारा वो। तो उन्होंने बोला कि हमें तो एक्चुअली क्या है ना, जो हम बोलते हैं ना बिलीफ्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि
सॉरी माइंडसेट के बारे में, हाँ इसी किताब के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता कि आप ग्रोथ माइंडसेट पर्सन हो और या फिक्स माइंडसेट पर्सन, नहीं, आपका लाइफ के एक एरिया में तो ग्रोथ माइंडसेट है लेकिन दूसरे एरिया में फिक्स माइंडसेट है। मतलब जब आप रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो आपका ग्रोथ माइंडसेट है क्योंकि आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आप ओपन हो, आप बात सुनते हो अपने पार्टनर की, दोस्तों से वक्त बिताते हो। लेकिन जैसे ही बात आती है पैसे की, आप फिक्स माइंडसेट हो जाते हो, आपका थॉट लिमिटेड हो जाता है, इतनी अपॉर्चुनिटी है यार, इतना ही कुछ है। तो क्या है, तो कोई इंसान पूरा थॉट प्रोसेस का फिक्स्ड या ग्रोथ नहीं होता। तो मुझे दिन लगा ये तो बड़ा सही चीज है यार, बहुत सही बात बोली, बात तो सही है ना। तो क्या होता है, तो ये भी मैं समझाता हूँ कि वही नहीं कह रहा मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा हूँ। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है कोई। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जब ये सोचने लगते हैं किसी भी एरिया में कि मुझे सब कुछ पता है या मुझे कुछ बदल समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ या मेरी ही बात सही है, ठीक है, कोई और ये जब ये लोग डिबेट में जाते हैं ना तो ये किसी को वैल्यू नहीं करते उस टॉपिक पर, जिन्हें लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि उनका मकसद यही होता है ना कि मुझे सही अपने आप को जस्टिफाई करना है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला लोग वो होता है कि चलो लेट मी सी कि क्या बोल रहा है, क्या इसका कोई ऐसा आइडिया तरीका है जो ये बोल रहा है, क्या उसमें कोई सेंस है जो मुझे समझ में आ सकती है आज, और आप ओपन हो उस आइडिया के लिए और ओपन हो उस थॉट प्रोसेस को भी चेंज करने के लिए। तो जब आप अपने माइंड में इमेजेस को बदलना चाहते हो तो आपको हमेशा ये बोलना पड़ता है कि यार मैं अबंडेंस के लिए रेडी तो हूँ लेकिन मैं बदलाव के लिए भी रेडी हूँ, मैं बदलाव के लिए रेडी हूँ। ये बहुत से लोग नहीं करते। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, बहुत से लोगों से मिले होंगे, मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं ये बिजनेसमैन जो लोग होते हैं ना उनके साथ मुझे लगता है ये नियम ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वो लोगों को हायर करते हैं, उनसे सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। क्या ऐसा है क्या, या मैं ऐसा सोचता हूँ? नहीं, तो होता ही होगा। मैं भी आज भी मतलब हमारी टीम है, कुछ लोगों के साथ हम फ्रीलांस करते हैं, ठीक है, तो उनके जब आइडियाज़ आते हैं तो हम उनके आइडियाज़ को एक्चुअली लेते हैं और अपने यहाँ परमानेंट इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि देखो अडेप्ट आपको करना ही पड़ेगा हमेशा, ठीक है। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे, नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आप वैसे भी लाइफ में कुछ और नया नहीं कर पाएंगे। बात तो सही, कि आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्यों आप सीख ही नहीं रहे हो। और मार्केट है या जो लोग हैं उनके थॉट प्रोसेस में विद द टाइम इतना ज़्यादा बदलाव आ रहा है, आपको भी तो थोड़ा बदलना ही पड़ेगा। लेकिन लोग बदलाव को इस नज़रिए से देखते हैं कि बदलाव का मतलब है मैं खराब हूँ, मुझे अच्छा बनना है। नहीं, बदलाव का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी दोस्त को कहा यार तुम्हें ना बदलने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खराब हो, तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें बदलने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ और नया सीखने की जरूरत है। हाँ, मतलब जिस पैटर्न में उससे अलग हट करके थोड़ा सा सोचने की पद्धति में नया सीखना है। आप अपने ज़िंदगी में कभी अप्लाई किए हैं इसको? आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको मैनिफेस्टेशन की वजह से मिली हो, या आपको लगा हो कि मैं ये चाहता था लेकिन अब मैं इसको सही तरीके से चाह रहा हूँ इसलिए मुझे मिल गई है? बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला तो मुझे एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ समझ में आई कि यार इट इज़ मोर अराउंड पॉजिटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव सोच के बारे में है, हर जगह पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, जो कि शायद कंपैरेटिवली शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता था। इसे अफर्मेशन बोलते हैं शायद इस टर्म में, मतलब बेसिकली टेक्निक को, उसके अंदर जो टेक्निक है, अच्छा, कि आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो, मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा होता है, उसको अफर्मेशन के थ्रू कर सकते हो आप। ओके, एक टेक्निक है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स है जो कि एक दूसरे का ही हिस्सा है। ठीक है। तो जब वो थॉट मुझे समझ में आने लगे कि पॉजिटिव सोच का ही ये नतीजा है, तब मुझे शुरू में तो लगा कि चलो सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, लेकिन मैं ये भूल गया कि मुझे पॉजिटिव सोचने के साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव एक्शन भी लेने हैं। क्योंकि आज भी मैं एक्शन ले रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो सोच रहा हूँ उसके डायरेक्शन में भी तो एक्शन लेने की जरूरत है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, ओके, तो क्या पैसा कमाने के मैं ज़्यादा एक्शन भी ले रहा हूँ? क्या मैं अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर रहा हूँ ताकि मुझे बेटर सैलरी मिले, या मैं सिर्फ सोच रहा हूँ? तो वहाँ जब मैंने इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, समझना शुरू किया, मैं तो आज भी समझ रहा हूँ। मैं तो आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी किसी के साथ शेयर कर रहा था कि अभी बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जो मैंने 6-8 महीने पहले सीखी हैं, अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन में। जबकि आप 8 साल से काम कर रहे हैं। मैं 13 साल से सीख रहा हूँ। 13 साल से मैं आई बीन शेयरिंग विद पीपल, प्रैक्टिस हो गए मेरे को करते करते। और आप ये मानते हैं कि आज भी सीख रहा हूँ मैं इसको। यही वजह है कि आप ग्रोथ माइंडसेट के हैं, मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि ना देखो यही है कि
आपको समझना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जो चीज़ मुझे 13 साल पहले नहीं आती थी, या अभी 5 साल पहले या 1 साल पहले नहीं आती थी, वो मुझे अब आती हैं। अब मैं समझ रहा हूँ उसके बारे में, उसके एस्पेक्ट्स को समझ रहा हूँ, उसके इम्पैक्ट को समझ रहा हूँ। आज मैं अभी बात भी कर रहा था किसी से कि मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगी, जो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रगल करते हैं या नहीं कर पाते, एक और अच्छा शॉर्टकट मिल गया है। वो शॉर्टकट है मेडिटेशन। ओके। मेडिटेट करो। अच्छा। अगर आप ध्यान करते हो, जब आप ध्यान के साथ मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन को करते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होती है। ये भी मेरी भी रीसेंट फाइंडिंग में से एक है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन को मैंने हमेशा अलग रखा, मेडिटेशन को मैंने हमेशा अलग रखा। ओके। और मतलब मैंने अलग अलग टूल की तरह समझा इनको, और प्रैक्टिस तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। अच्छा, इसको ऐसे देखें क्या हम कि मैनिफेस्टेशन का मतलब हम वो कल्पना करते हैं, और जब हम मेडिटेशन के फॉर्म में होते हैं तो बहुत कंसंट्रेट होते हैं, शायद हम वो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर बहुत सकते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेरे वो डीक्लटर्ड जो माइंड है, वो उसको आपने ना फ्रेम हर जगह जो कहते हैं दिमाग की हर किताब सही जगह पर रखी हुई है। ओके। तो जब आप हर चीज़, अलमारी के जब कपड़े, जब धीरे 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 अलमारी खराब हो जाती है, जब आप उसको सही से लगाते हो तो बहुत सारा स्पेस बच जाता है। हाँ, बच जाता है, ना, बिल्कुल क्योंकि बचता है। ऑर्गेनाइज तरीके से आप हाँ। लगा देते हो उसको। तो जब वो स्पेस बचेगा तभी तो और चीज़ें आएंगी उसमें, ओके। तभी। और उसके साथ जब आप मेडिटेट कर पाते हो, हम्म। तो मतलब आपको महसूस भी नहीं होता कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट हो जाती है। तो अब तो मैं मतलब आई हैव बीन स्टडिंग इट, प्रैक्टिसिंग इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरा एक मॉर्निंग में मैं लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, मतलब, और ये मैं पिछले 5 महीने से करा रहा हूँ, 4 महीने से करा रहा हूँ। अच्छा। 5:30 to 6:30। तो लोग उसमें कैसे इनरोल होते हैं, मतलब वो पेड होता है पेड, या हाँ पेड होता है वो। अच्छा। हाँ पेड होता है वो। अच्छा है पेड, वरना लोग फ्री की चीज़ों की कीमत नहीं कीमत नहीं समझते। समझते, हाँ। और बहुत जरूरी भी है कुछ, क्योंकि वैसे तो सारा कंटेंट हमारा पॉडकास्ट और उसका सब होता है। हाँ। तो लोग पैसे देकर सुबह 5:30 बजे उठते हैं, 21 दिन तक कनेक्टेड रहते हैं, हर रोज 1 घंटा लाइव प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। ठीक है, और आप ये सोचिए कि मतलब मेरे को ऑब्वियसली टेस्टिमनी, मतलब आई मस्ट हैव ट्रेंड 2-2.5 लाख लोगों को मैंने आज तक सिखाया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। अच्छा। आज तक 13 सालों में। 13 सालों में। अब आप ये सोचिए कि पिछले 5 महीने में हम्म। ऑन एन एवरेज, आप ये समझ लीजिए 4 महीने में, चौथा मंथ चल रहा है, मैं ये वाला हमने प्रोग्राम शुरू किया मॉर्निंग में, ऑन एन एवरेज 30 आप एवरेज पर डे मान लीजिए। अच्छा। 120 इंटू 30 कितना हो गया? 3600, 36,000 हाँ। है ना? 36,000 हो गया, 36,000 हो गया या कुछ और? नहीं, मुझे लगता है 3600। 36 हो गया। हाँ। 3600, मतलब अब ये पिछले 4 महीने में 3600 रिटर्न टेस्टिमनी मेरे पास है कि उनकी अच्छा। लाइफ बदली। ऑन एन एवरेज 25 से 30 मैसेज मुझे रोज आते हैं। कोई दूसरा होता तो टेस्टिमोनियल बेच के अमीर हो जाता। मतलब रोज मुझे लोग मैसेज भेजते हैं कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, मैंने ये मैनिफेस्ट किया, और ये अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज क्लियर करें हम लोग कि आप उस मेडिटेशन के जरिए मैनिफेस्टेशन करवाते हैं। हाँ, ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं करवाते नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। क्योंकि अभी तक ये समझ में आ रहा था कि आप मेडिटेशन करवाते हैं। हाँ, पहले मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन का कॉम्बिनेशन कराते हैं। और जो लोग उसके अपेक्षा अदर टाइम में करते हैं और जो लोग मॉर्निंग में आपके साथ करते हैं, तो मॉर्निंग वालों का रेशियो ज्यादा है। बहुत, मतलब उनके शेयरिंग, मैं सरप्राइज हूँ इस बात से। मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये तो मुझे पता था, नहीं पता था मुझे। अच्छा। मतलब नॉर्मली मुझे लोग हर रोज 3-4-5 मैसेज करते थे हाँ। कि सर आपकी वीडियो देखिए, ये मैनिफेस्ट किया, ये हुआ, अच्छा हुआ, पॉडकास्ट आपके अच्छे होते हैं, मेरी अपनी लाइफ में जॉब मैनिफेस्ट कर ली। लेकिन अब जो पिछले 4 महीने में हो रहा है, 25-30 मैसेज रोज है मेरे पास, एवरी डे। ये तो आपके लिए एक नई चीज निकल के आई। बहुत नहीं। और मेरा एक ग्रुप है इंस्टाग्राम पर, चैनल है मैनिफेस्ट एनीथिंग करके। ओके। ठीक है, तो उस पर मैं, हाँ, इस पे मेरा सवाल भी था। हाँ, आप पूरा करें। मैं हर रोज शेयर करता हूँ, 8-10-12 स्क्रीनशॉट लेकर मैं शेयर करता हूँ कि लोगों को फील होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अगर ये आपका भी सपना है जो पूरा हुआ किसी और के लिए, तो आपके लिए भी होगा। तो मैनिफेस्ट एनीथिंग मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कर सकता है उस टेक्निक को जान करके। Exactly. और उसको पा भी सकता है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब किसी भी तरीके का आप जो भी सोच लो, आपको अपने जीवन में चाहिए, अच्छा या बुरा, अगर आप उस टेक्निक के जरिए करते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। मिल जाएगा, करेक्ट। ऑब्वियसली बुरा लोग मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत से लोग हैं। हाँ, देखो, बुरा करना चाहते लोग दूसरों का, हाँ, अपने लिए तो कोई नहीं चाहता बुरा, हाँ, अपने लिए तो कोई नहीं। एक्चुअली ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये अच्छी बात है कि बुरा आप दूसरों को दे नहीं पाते आप। हाँ। क्या होता है, जैसे हमने बात की, हम एक, ये वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अगर आप किसी को बुरा देने जा रहे हो कि चाहते हो कि इसके साथ खराब हो जाए यार कुछ, तो बेसिकली आप अपनी एनर्जी पहले खराब पर लेके गए। जब आप अपनी एनर्जी खराब पर ले गए, अपने आप को इस लेवल पर ले गए,
लेकिन ये जो इंसान है जिसके लिए आप खराब चाह रहे हो, वो तो खराब की एनर्जी पे नहीं है, बात तो सही है। तो इसको तो टच ही नहीं होगा। हाँ, और अगर आप खराब एनर्जी पे खुद चले गए तो किसकी जिंदगी में खराब होगा? जो खुद खुद कर कर रहा रहा है, है। exactly. बुला तो आप ही रहे हो ना, मांग तो आप ही Correct. रहे हो दूसरे के लिए। Correct. उसने लिया नहीं तो फिर आपके पास आपके रह पास ही रह गई, गई। और रह गई तो उसने आपको बर्बाद किया। Exactly. अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि आस्क मी एनीथिंग, या आप कुछ भी मांगो, आपने एक बनाया था 28 दिन करके, कुछ एक वीडियो बनाया था, हाँ. बड़ी पॉपुलर हुई थी वो। हाँ. ये 28 दिन का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? 28 दिन की एक्चुअली एक किताब है जिसका अच्छा. नाम है द मैजिक। ओके। ठीक है, इसमें इस किताब के अंदर ना 28 दिन का एक रिचुअल है। ओके। ठीक है, इस किताब में क्या है, आप एक चैप्टर पढ़ते हो और उसके पीछे उसकी एक्सरसाइज है। अच्छा। ये पूरी की पूरी किताब द मैजिक बाय रोंडा बायर्न, जिसने द सीक्रेट लिखी है, उन्हीं की किताब है। ओके। तो मेरे को लगा कि लोगों को ना किताब पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है, तो चलो इसको अच्छे से बनाते हैं, इस पे अच्छे से काम करते हैं। बट ये अपने बहुत अच्छा आइडिया था, मेरे को बहुत दिन पहले किया है, दोबारा करना चाहिए मुझे इसको। ठीक है, अभी याद आ गया मुझे। नहीं, इस पे ना मैं अभी आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझको लोग ये बोलते हैं कि मैं रोक देता हूँ फ्लो। इसलिए आप 28 दिन बता लो, फिर मैं एक बात कहूंगा जो आपने बोला है कि अभी जो आप कर रहे हो, है ना। तो इसमें क्या है, 28 दिन का क्या है, 28 दिन की प्रैक्टिस है। तो आपको रोज एक पेज 2-3 पेज पढ़ते हैं, पीछे एक्सरसाइज होती है। ओके। ये बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग, आप कुछ भी कह लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता जी। ग्रैटिट्यूड का होना। ये पूरी किताब सिर्फ इसके बारे में है, नथिंग एल्स। सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में किताब है। और मुझे लगता है इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करे ना करे, मैनिफेस्टेशन करे ना करे, सबकॉन्शियस करे ना करे, एफर्मेशन करे ना करे, विजुअलाइजेशन करे ना करे, अगर उसने ग्रैटिट्यूड कर लिया प्रैक्टिस, अच्छा। ओहो, मतलब वो सब कुछ कर लेगा चीफ। क्या सच में ये काम करता है? अरे मतलब वर्क्स लाइक मैजिक। आपने जो अगर वीडियो देखी है, अगर पॉसिबल है तो आप इसी वीडियो के कमेंट आप रैंडम उठा के स्क्रीनशॉट लगा देना। बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल हजारों लगाऊंगा, मैं कमेंट वीडियो है। भी लगाऊंगा ये। हजारों कमेंट है, अच्छा। हजारों कमेंट कि उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए इस वीडियो को देखने के बाद या इसके प्रोसेस फॉलो करने के बाद। जबकि ये बहुत आसान काम है, किसी की कृतज्ञता व्यक्त, जैसे आज आप मेरे साथ बैठे हैं, मुझे कुछ मिला, मुझे जाकर के अगर कहीं लिखना हो, ये कृतज्ञता ही तो हुई। एग्जैक्टली, करेक्ट। आपका आभार व्यक्त करना, अगर बहुत शुद्ध और बहुत आसान बात है, भाषा में बोलूं तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करना, साधुवाद देना, आभार व्यक्त करना। बिल्कुल सही। लेकिन क्या है ना, एक्चुअली क्या है ना, लोग इसको कर नहीं रहे। हमें लगता है कि ये आसान है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आभारी तो बोलना है, थैंक यू तो बोलना है, क्या बोलना है यार, ठीक है ना यार। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, हमेशा ना ध्यान रखिए, हमें ना वो मिलता है जिससे हम प्यार करते हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती है। अब किसी का आभार कर रहे हो तो आप यानी कि वो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन लोगों को क्या है, लोग ना अपनी लाइफ में बहुत सारी पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हैं। मुझे मेरे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे मेरे भाई ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया गया, मुझे ये नहीं किया, मुझे रिलेशनशिप में धोखे मिले। आभार ही नहीं है आपके अंदर, वो खत्म हो गया है। लोग आज जॉब में काम कर रहे हैं, नौकरी में काम कर रहे हैं, लेकिन हर रोज नीचे चाय की टपरी पर जाकर बॉस की ही बुराई कर रहे हैं, उस जॉब की ही बुराई कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि उनको ग्रोथ मिल जाए। आप खुद सोचिए कि क्या वो जॉब उस इंसान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? घर की EMI जा रही है, घर का रेंट जा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस जाती होगी, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल है। और आपको इतनी तकलीफ है, बिना क्रिब किए, बिना रोए, आप कि एक अच्छी जॉब क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि हो सकते हैं वो लोग खराब हों, मानते हैं बिल्कुल बात, आपको कम पैसा मिल रहा हो, मानते हैं बिल्कुल बात, आप बेटर चीज ढूंढो ना, ऑप्शन है आपके पास। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली जो चीज है उसी के लिए आभारी नहीं है। अच्छा, मजेदार बात, आजकल लोगों की साइकोलॉजी किस तरह की हो गई है, आपने किसी की मदद की, वो कहेगा उन्होंने मेरी मदद तो की, लेकिन आपने किसी के लिए अच्छा किया या किसी ने किसी के लिए अच्छा किया, वो हो सकता है इसको स्वीकारे, वो धन्यवाद तो दूर की बात है, स्वीकारेगा, लेकिन उसके साथ लेकिन लगा देता, अगर ये भी हो जाता तो अच्छा होता। तो मतलब वो जो थोड़ा हाँ कह रहा है वो भी उसका चला गया। तो लोगों को ये भी लगता है ना कि अगर कोई मेरी मदद भी कर रहा है तो कुछ तो इसका पर्सनल बेनिफिट होगा। क्योंकि एक्चुअली लोगों ने किया भी होगा, लेकिन उसकी वजह से वो आपके पैटर्न बन गए, वो इमेजेस बन गई माइंड के अंदर, कि पुराने थॉट्स पड़े हुए हैं कि यार किसी ने मेरा फायदा उठाया था, किसी ने एडवांटेज मेरा लिया था, तो हो सकता है आगे भी ऐसे लोग मिले। लेकिन मैं हमेशा तो ये बोलता हूँ कि यार आप अपनी फितरत को फॉलो करो ना। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, वो उसकी फितरत है। बिल्कुल सही बात। आपकी फितरत भरोसा करना होना चाहिए, आप अपना कायम रखो ना, मिल जाएंगे ना ये लोग, आप भरोसा करना सीखो। अच्छा,
कई बार ना लोग इस बात की शिकायत करते हैं ना कि हमारे पास संसाधन नहीं है, या हमारे पास ये होता, हम ये पढ़े लिखे होते, हमारा घर ऐसा होता, तो हम ये सारी चीज़ें कर लेते, मैनिफेस्टेशन कर लेते, हमको चीज़ें मिल जाती। हाँ। उनको ये लगता है कि अमीर आदमी को ही मैनिफेस्टेशन में भी मिलता है। तो क्या ऐसी कोई बाध्यताएं हैं क्या कि गरीब को नहीं मिलेगा, अमीर को मिल जाएगा? अब आप सोचिए कि अब से लेकर 20 साल पुराना, आप मेरा बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए, किस फैमिली से हम आए हैं आप वो चेक कर लीजिए। मैं इतने असंख्य लोगों को जानता हूँ जो कहीं नहीं थे और आज बहुत अच्छी जगह है। कंटेंट क्रिएटर को मैं कितने बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ आज के टाइम में, जिन्हें 6, 7, 8 साल में आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये सब उनकी ज़िंदगी में क्यों काम कर रहा है? तो ये क्या ऐसा है कि अमीरों की ज़िंदगी में काम कर रहा है? नहीं, ये तो बहुत नीचे से है। बहुत। अब आप खुद सोचो, अब लोग सोचते हैं कि यार सक्सेसफुल इंसान ही बात कर रहा है। सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में कहीं नहीं से कहीं पहुंचा है इसलिए बात कर रहा है। और अगर कोई फेलियर इंसान आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, आप सुनोगे क्या? कभी नहीं सुनेंगे। हाँ, वो आप बोलोगे भाई खुद तो कर लो पहले कुछ। यहाँ तो जो लोग करके बैठे हैं उन पे सवाल उठा देते हैं। एग्जैक्टली, तुमने खुद क्या अचीव किया लाइफ में? हाँ। है ना? तो अब जैसे मैं, बहुत पहले की बात है, मैंने कहीं वीडियो में देखा, रणवीर सिंह जब अपना करियर शुरू कर रहा था तो रणवीर सिंह की सिस्टर ने एक केक, उनका बर्थडे था, केक काटना था, उसने क्या किया, यशराज फिल्म की वो एक इमेज थी, उसको केक पर प्रिंट कराया। शाहरुख खान की जगह शाहरुख खान का फेस काट के रणवीर सिंह का फेस लगा दिया था। अच्छा। तो आज के टाइम में यशराज का सबसे मेन बंदा तो रणवीर सिंह ही है। बिल्कुल सही। तो उसने शेयर किया, वीडियो है यूट्यूब पर कि ये मैनिफेस्ट किया है मैंने। अच्छा, मजेदार बात बताऊं मैं आपको, पता नहीं पश्चिमी सभ्यताओं की वजह से या ये लोग बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं उसकी वजह से, जब मैं किसी एस्ट्रो का इंटरव्यू लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजर का या न्यूमरोलॉजिस्ट का, तो वो ये बताते हैं, जैसे एक जन बता रहे थे कि एकता कपूर अपने सारे सीरियल का नाम के से क्यों रखती हैं, या एक मूवी आई थी उसमें डबल ए क्यों लगा था प्यार के बीच में। तो जो आप कह रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा सच में इस्तेमाल वो लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ये माने कि वो सबसे ज़्यादा अवेयर होते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि लोग ये बोलते हैं ना कि अरे कुछ नहीं होता, अमीर लोग कुछ ये सब नहीं करते, वो सिर्फ मेहनत पे ध्यान देते हैं। नहीं भाई, हाँ, ये आप बता सकते सब हैं। कुछ करते हैं। ओके। मतलब मैं बता रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जिनको मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ। अच्छा। बहुत सारे ओलंपियंस हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीते हुए, मैं उनको हेल्प करता हूँ। एथलीट्स हैं जिनको मैं हेल्प करता हूँ। एक्चुअली ना ये लोग ना अब अवेयर हैं। इनको पता है कि ये जो पावर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जरूरत है। अब आप देखिए, आई मेट अ पर्सन, डॉक्टर राजेंद्र जी है। ओके। सौर विज्ञान के तो ज्ञाता है, मतलब मुझे नहीं लगता है इंडिया में उनसे ऊपर कोई सौर विज्ञान जानता है। ओके। ठीक है। टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, सारा वास्तु वही देखते हैं। अच्छा। तो सोचिए, अब टाटाज, अंबानीज, बिरलाज को क्यों जरूरत है? हाँ। क्या जरूरत है उनको? अरे भाई सबको जरूरत है, करते हैं ये लोग। बेसिकली ये जिंदगी का सार जान गए हैं जिसके लिए आप भटकते हैं। भटकते हैं और हमें लगता है कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं भाई, हर चीज़ बनानी पड़ती है। ठीक है, हर चीज़ देखो, जो चीज़ें डुएबल हैं, की जा सकती हैं, आपको करनी चाहिए। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि हम वर्चुअल हीरो को रियल हीरो मान लेते हैं, जबकि जो वर्चुअल हीरो वहां दिख रहा है हम ये कभी जानते ही नहीं कि वो क्या फॉलो करता है। हमने टीवी पे देख लिया ये शैम्पू ये साबुन लगाता रहे, भैया वो कहीं हो सकता है कि नीम का ही साबुन लगाता हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं च्यवनप्राश खाओ, खा थोड़ी ना रहे। बिल्कुल सही बात है ना? लेकिन अल्टीमेटली मैं ये भी समझता हूँ कि उनके, अब आप सोचो कि शाहरुख खान अगर मान लो आज किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा है वो, कि आप ये खाओ, केसर वेसर खाओ, लेकिन वो नहीं खाएगा। ये लोग अवेयर है इस चीज से, लोग अवेयर हैं, बिल्कुल अवेयर हैं। उनको भी पता है कि यार लोग अवेयर हैं, बट वो ब्रांड एसोसिएशन की वजह से वो सारी चीजें की जाती है। लेकिन उसी इंसान के अंदर 10 अच्छी क्वालिटी है। क्या आप उनको फॉलो कर सकते हो? क्या आप उसको फिल्टर करके फॉलो कर सकते हो? ये बड़ी बात है। क्योंकि क्या है, आज के टाइम में आप देखो, जब शाहरुख खान की बात आती है तो लोग क्या बोलते हैं, शाहरुख खान जिस तरह से लोगों को ट्रीट करता है वो दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता। वो कितना स्पेशल, एक सामने वाले इंसान को कितना स्पेशल महसूस करा देता है। जब उसके यहाँ कोई डिनर के लिए आता है, चाहे वो पार्टी हो 1000 लोगों की, 500 लोगों की, कितने भी लोग हों, वो हर किसी गेस्ट को गाड़ी के दरवाजे तक छोड़ के आता है। गाड़ी दरवाजा वो खोलता है। अब इससे स्पेशल आज तक सोचिए, आज तक ये बोल रहे हैं, सोचिए लोग। और ये नहीं कि कोई एक नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं ये बात। अमिताभ बच्चन जी के डिसिप्लिन के बारे में हर कोई बात कर रहा है। इसीलिए तो आज दिख रहे हैं। इसलिए आज दिख रहे हैं। तो लोगों के पास ना बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं,
अगर कोई भी इन सब चीज़ों को पकड़े, अपनी ज़िंदगी का मार्गदर्शन बना ले। तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें रोनाल्डो ने बोला कि मैं काम करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सीक्रेट क्या है, सक्सेस सीक्रेट क्या है, और आप क्या करते हो जिससे आपको सक्सेसफुल बना दिया। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। क्या आपको लगता है कि उसके बाद बहुत सारे रोनाल्डो क्रिएट हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सब लोग उस तपस्या को करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही लोगों बात की चाहत है, काश मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं, काश मैं ये है। कर, काश। ऐसे काश लोगों के बारे में एक बात बताऊं, कई बार मेरा भी ऐसे लोगों का सामना होता है जो किसी चीज़ को बीट नहीं कर पाते ना, जो किसी सही चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते ना, वो गजब का तर्क गढ़ते हैं उसको झूठा साबित करने के लिए। अब जिसको ये कहना हो कि ये काम नहीं करता, वो आप पे सवाल उठा देगा, जबकि आपकी 13 साल की मेहनत और 13,000 लोगों से मुलाकात और हर रोज आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, लेकिन वो कहेगा कि देखिए ये लोग कैसे गपिया रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ, जब कोई भी इंसान किसी भी चीज में भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो अलग अलग तरीके ढूंढता है उसको जस्टिफाई करने के। बिल्कुल सही बात है। वो उसको जस्टिफाई करेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल इसलिए बहस होती है ना अगर दो भाई हैं घर में और एक भाई ने बोला कि यार हमें ना ये बाइक लेनी चाहिए, वो बोलता है नहीं ये बाइक लेनी चाहिए, और जो बाइक घर में आती है, जिस भाई की बात मानी जाती है, वो अगले 4 दिन तक और बातें बोलता है कि देख इस बाइक में ये चीजें हैं, देख ये इस बाइक में ये चीजें हैं, और वो करता रहता है कंसिस्टेंटली, जब तक दूसरा भाई नहीं बोल देता भाई अब तो आ गई, ठीक है जो भी कुछ है। एक्चुअली क्या है, यही होता है। अगर आपका विश्वास किसी भी चीज में, जब तक आप उस बारे में अपना तर्क नहीं रख दोगे बार बार, तब तक वो इंसान नहीं शांत रहता। यही मुझे लगता है, यही है कि यही फिक्स थॉट है कई बार। अच्छा, एक मजेदार बात, जो आप थॉट्स की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है ना, वो थॉट्स ही करती है। हाँ। मेडिटेशन का कल्चर भी जिन लोगों ने बढ़ाया वो बड़े लोग ही थे, हाँ। क्योंकि उन्होंने किया और बोला तो लोगों ने उनको सुना। बिल्कुल सही। मेडिटेशन में एक चीज़ छूट गई थी, मैं वापस इसीलिए लेकर के वहाँ आया हूँ। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि मेडिटेशन किस तरह का होता है। अगर कोई यूट्यूब खोल ले तो किसी को त्राटक मेडिटेशन बताएंगे कि आप ज्योति पे करिए, कोई कहेगा यहाँ करिए, कोई कहेगा सांसों पे करिए, कोई कहेगा आँख खुली करके करिए, और लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन में कुछ अलग से किया जाता है अंदर, या कोई मंत्र होता है। कुछ लोग कहते हैं म्यूजिक मेडिटेशन, आजकल आपने देखा होगा बहुत कुछ बना दिया गया, 75 तरीके का चीज, जिसको मतलब जो है ही नहीं। आपके नज़र में, क्योंकि आप मेडिटेशन के जरिए मैनिफेस्टेशन करवा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, क्या है मेडिटेशन, किस तरह से करना चाहिए? देखिए, मेडिटेशन का ना आइडियली तो जो आप चीज़ें आपने बोली वो सारे तरीके हैं। अच्छा। इट्स जस्ट दैट कि लोग ना कंफ्यूज हैं कि करें क्या, मतलब क्या है मेडिटेशन का। ओके। क्योंकि इतने लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैं नहीं बोला किसी ने गलत एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, ठीक है। मेरे को पता है कि आज के टाइम में अगर मैं किताब पढ़ूंगा, मेरे लिए किताब पढ़ना एक मेडिटेटिव स्टेट है। ओके। मैं उस वक्त पूरे ध्यान की अवस्था में होता हूँ, पूरा फोकस्ड होता हूँ और कुछ डेविएट नहीं होता मेरे माइंड। यही जो ध्यान की अवस्था है ना, बेसिकली जो अभी आपने यूज किया शब्द, किताब पढ़ते हैं तो एक ध्यान की अवस्था में होते हैं, वही तो मेडिटेशन है। वही मेडिटेशन है। तो वो ध्यान की अवस्था क्या सुनने की होती है? कुछ भी हो सकती है वो। अच्छा। मतलब आज के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, स्पेसिफिक टेक्निक मैं बताता हूँ कि क्या होती है, लेकिन अगर इसको बेसिक समझना जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब है माइंडफुलनेस, इससे समझिए। ठीक है। माइंडफुलनेस का मतलब है आप जो चीज कर रहे हैं आप बस वही कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। यानी कि जीरो मल्टीटास्किंग। तो अगर आप मेडिटेशन को करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कीजिए जिंदगी से मल्टीटास्किंग को खत्म करके। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खा रहे हैं, आप शांत होकर सिर्फ और सिर्फ खाना खाएंगे, टीवी नहीं देखेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप फोन नहीं देखेंगे। ठीक है। लेकिन जब आप टीवी देख रहे हैं तो आप सिर्फ टीवी देखेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप फोन नहीं देखेंगे। ये भी मेडिटेटिव स्टेट है। बेसिकली आप माइंडफुल हो रहे हैं, आप एक वक्त पर एक ही जगह हैं। प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया या शॉर्ट्स कंटेंट, ये इतना ज्यादा मेस क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा माइंड बहुत ज्यादा पजल हो गया है। मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पजल को सॉल्व करना, आपकी जो माइंड में जो लाइब्रेरीज है उनकी किताबों को ठीक से लगाना। अगर उनको ठीक से लगा दिया, और इसका शुरुआत माइंडफुलनेस से अच्छा नहीं है, मल्टीटास्किंग जीरो कर दो लाइफ में।
जबकि एक बड़ा गंदा आजकल वो चला है, ट्रेंड चला है कि आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए। आपने सुना होगा वन मैन आर्मी चाहिए। हाँ, अरे इस वन मैन आर्मी ने मुझे लगता है जिंदगी की ऐसी तैसी कर दी है। बिल्कुल सही है। और ये वन मैन आर्मी जो होता है ना, यही बीपी शुगर और ये तेन लेकर के आते हैं यही सारे लोग। एग्जैक्टली। अब एक्चुअली क्या है ना, कॉर्पोरेट की डिमांड हो गई है। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट तो वैसे भी बीमार कर रहा है। हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट ने क्या किया कि यार मल्टीटास्कर बनो, सारी चीज़ें आप संभालो, वो भी ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लोग मल्टीटास्किंग को भी वर्ड नहीं समझ रहे। हाँ, मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप ऑफिस में बैठे हो, ईमेल टाइप कर रहे हो और किसी से फोन पे बात कर रहे हो। स्टैट्स बोलती है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो हाँ, तो दोनों में से एक चीज में गलती होने के 65% से ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके। तो अगर आप ईमेल लिख रहे हो और किसी से फोन पे ही बात कर रहे हो फिर तो तो होगा चांसेस कहीं तो होगा गलत बोल दोगे या ईमेल में कुछ लिख गलत दोगे। लिख दोगे। हम्म, तो आपको ये नहीं है कि आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते, मल्टीटास्क करो लेकिन एक एक करके करो, ओके। मतलब आप एक्सपर्ट हो अलग अलग चीजों में, लेकिन अलग अलग वक्त पर। करो। ओके, कि पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ। ठीक है। क्योंकि यही हो रहा है कि लोग ना मल्टीटास्क का भी ढंग मीनिंग अगर समझ लें तब भी ये एरर बहुत सारे कम हो सकते हैं। तब भी ये जो असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, ये भी सॉल्व हो सकती हैं। तो माइंडफुलनेस ले आए तो मेडिटेशन अपने आप आ जाएगा। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। सबसे बेहतरीन टेक्निक जो मैं हमेशा से लोगों को सिखाता हूँ, बहुत बहुत जो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक इज, आप सांस लो। ओके। 8 सेकंड तक आप अपनी सांसें पहले स्लो कर दो। जैसे अगर देखा जाए, अब खुद अभी आप बैठ के अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो, कैसे ले रहे हो। अब जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं आधी ही सांस लेता हूँ। हाँ, पूरी सांस तो लेता ही नहीं हो। मैं तो खींचता हूँ और छोड़ देता हूँ, खींचता हूँ छोड़ तो देता हूँ। बेसिकली 1 से 1.5 या 2 सेकंड से ज्यादा की सांस ना ले रहे हो ना छोड़ रहे हो। 1 सेकंड भी नहीं। हाँ, तो अब क्या होता है, मतलब जो मैंने समझा है अब तक, भगवान ने हमें उम्र नहीं दी, भगवान ने हमें सांसें दी हैं। सांसें दी हैं। कितने नंबर ऑफ सांसें आपको मिलेंगी। ओके, अब आपको क्या होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं वो इन सांसों को ऊपर लेके जाते हैं। ओके, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब इसी को धीरे धीरे आप सांस लीजिए। अगर ये जो सांस को अगर आप 7 से 8 सेकंड तक लेके जाए, फिर 8 सेकंड पर ले जाने के बाद वहां रुके और 8 सेकंड तक सांस को रोक के रखें। ओके, फिर 8 सेकंड में उसी सांस को बाहर निकालें। ओके, फिर 8 सेकंड में उसी सांस को रोक कर रखें। अच्छा, ये एक साइकिल होता है। ओके। दिस इज 1 साइकिल। 32 सेकंड में आपकी एक सांस साइकिल पूरी होती है। मतलब एक साइकिल पूरी होती है। एक साइकिल नहीं, मैं एक सांस ही बोलूंगा, एक उसका सांस, चढ़ना exactly, और उतरना, उतरना। तभी तो एक हुई वो। करेक्ट, जाना और आना। जाना और आना। उस प्रोसेस में 32 सेकंड। 32 सेकंड आपने ले लिए। मतलब आप समझिए कि 1 सेकंड की एक सांस ले रहे हैं, और मतलब 1 सेकंड, ये कहूंगा 5 सेकंड में आपने 5 सांस ली, तो यहाँ 32 सेकंड में एक सांस जिंदगी तो बढ़ गई आपकी। जिंदगी बढ़ गई आपकी। अब आप क्या करोगे, जब आप रेगुलरली आप सांस लेते हो तो आप पॉज नहीं लेते वो बीच वाले। हाँ, नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी 16 सेकंड में, यानी कि आप ये समझिए कि करीब करीब आप 5 से 6 7 सेकंड तो आप ले सकते हो, 5 से 6 सांसें तो ले सकते हो। बिल्कुल। जो ऋषि मुनि हैं, एक किताब है जो बेहतरीन किताब है, इनर इंजीनियरिंग, इनका प्रोग्राम भी आता है सदगुरु जी का। उस किताब में लिखा था जो साधु या बहुत एक लेवल पर जो ज्ञाता हैं, या जो जिनके पास बहुत विजडम है, उनकी जो सांसें हैं वो 1 मिनट में 4 या 5 ही हैं। अच्छा, वो इस लेवल पर चले जाते हैं। अब आप सोचिए, जब आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, लंबी सांस लेना, रोकना, सांस को छोड़ना, फिर रोकना, और अगर आप इसके 10 साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, आप अपने पहले जो पैटर्न से उनको ब्रेक कर सकते हो, जो डीक्लटर है वो खत्म कर सकते हो। आप सोचिए 10 साइकिल करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में 32 सेकंड लगा, 10 साइकिल कंप्लीट करने में 320 सेकंड लगेगा, यानी कि मोटा मोटा 5 मिनट। ये सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन आपकी जिंदगी को पूरा बदल सकता है। ये कर सकता है आदमी घर में बैठ करके। चलिए, जो लोग देख रहे हैं वो तो हमारे बातचीत करने के बाद ही इसको कर सकते हैं, और अगर ये 5 मिनट रोज करें, मतलब जिंदगी बदल जाएगी। मतलब जिंदगी बदल जाएगी। चलिए, जिंदगी का सारा है। उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ जो लोग अलग अलग साबुन, शैम्पू, फेस वॉश और वो क्रीम ढूंढते हैं ना, वो अगर इसको करने लगे तो सारी चीज़ों की जरूरत खत्म हो जाएगी। करेक्ट। एक सवाल ये है कि अगर हम इसको करते हैं
मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो क्या इसका कोई टाइम पीरियड होता है क्या, कि इतने दिन में पूरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा? डिपेंड करता है टेक्निक क्या है। अच्छा, जैसे अफर्मेशन की कुछ होती है टेक्निक, ठीक है, ठीक है, आपकी कुछ विशेष है जो आप मांगते हैं, ठीक है, तो एक अफर्मेशन राइटिंग की होती है, जैसे एक 369 टेक्निक बोलते हैं, जिसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप अफर्मेशन को सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार लिखते हो। ठीक है, अफर्मेशन का मतलब वो स्टेटमेंट जो आप चाहते हो, ओके, लेकिन आप उसको ऐसे लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, जैसे कि अगर आपने कहा कि यार मुझे ना एक नई जॉब ढूंढनी है जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए हो, तो आप ये लिखते हो कि थैंक यू गॉड, मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी वाली जॉब मिल गई है। अच्छा, ये हमारे राइटिंग का अफर्मेशन है। राइटिंग अफर्मेशन है। ओके, तो आप इसको सुबह 3 बार लिखोगे, ओके, दोपहर में 6 बार लिखोगे और रात को 9 बार लिखोगे, और इसको कम से कम 45 डेज तक करना होता है, अच्छा, इस वाली टेक्निक को। और ऐसे करना होता है कि ये हो चुका है, मतलब जॉब मिल चुकी है हमें? मिल चुकी है, क्योंकि देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जो चीज़ आप रियलिटी में चाह रहे हो हाँ, वो एक वाइब्रेशन पर है, ठीक है, तो आपको उस वाइब्रेशन पर तो आना पड़ेगा ना। हाँ, तो बिल्कुल। जो आप बाहर से चाह रहे हो, आपको अंदर से वो होना पड़ेगा पहले, ओके, और ये तभी होता है जब आप कुछ चीजें लिखते हो कि वो हो चुकी हैं, वरना वो फीलिंग क्रिएट नहीं होती, भावना क्रिएट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि अमित मुझे ना यार अगले साल मुझे घर लेना है यार, और मेरे को ना अब अपने सपनों का घर लेना है, मैं जो मेरे बहुत दिनों से सालों से माइंड में है वो मैं अगले साल लेने जा रहा हूँ, ग्रेट, तो एक अच्छी फीलिंग है ये। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि अमित इस पॉडकास्ट के बाद ना मैंने वो घर ले लिया यार, वो ना पूजा है उसकी। क्या बात है, ऐसा हो जाए, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। अब देखिए आपके चेहरे पर कितनी खुशी आ गई। हाँ, ये क्यों आई है? क्योंकि आपको ये एहसास हुआ कि ये हो चुका है। हो चुका है। क्योंकि जब एहसास होता है ना भाई कि ये हो चुका है, तो ये आपको ना इमीडिएटली एनर्जी दे देता है, वो हाँ। वाइब्रेशन दे देता है। एक अच्छा थॉट्स इस तरह का वाइब्रेशन दे देता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो अगर कोई भी इंसान ये इस तरह से अफर्मेशन हमेशा लिखनी चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग थॉट भी रखते हैं कि कैसे लिखें कैसे ना लिखें, लेकिन मैं हमेशा सिंपल रखने के लिए बोलता हूँ लोगों को, सिंपल रखो, ऐसे महसूस करो। तो ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है 555। इसमें ये उन चीज़ों के लिए आप करो जो आप जल्दी चाहते हो। अच्छा, मतलब जैसे कि 3-4 दिन में आपका कोई रिजल्ट आना है, आपका कोई इंटरव्यू लाइंड अप है, उसको आपको क्रैक करना है, तो जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट कुछ चल रहा है, किसी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप उसके लिए कुछ अच्छा अफर्मेशन करना चाहते हो, तो आप एक अफर्मेशन को ही 55 टाइम्स लिखते हो हर रोज 5 दिन तक। अच्छा, सिर्फ 5 दिन तक। ओके, इस पर मेरा एक वीडियो था ओके, 555 पर। ओके, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं कि थर्ड डे कुछ पूरा हुआ, फोर्थ डे कुछ पूरा हुआ, सेकंड डे पूरा हो गया, थाउजेंड्स, मतलब आप समझ लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और अब देखिए इसी के साथ एक और टेक्निक है जिसका नाम है 10x3। ये मेरी खुद की टेक्निक है। ओके, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप ना, अब बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मेरे को ना एक चीज मैनिफेस्ट नहीं करनी, मेरे मल्टीपल चीजें, मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहता हूँ, जॉब भी, रिलेशनशिप भी, तो आप तीन अफर्मेशन आप बनाओ। ओके, 3 बनाओ, 3 स्टेटमेंट्स बना ली। ठीक है, हर स्टेटमेंट को सुबह आपको 10 बार लिखना है ओके, फॉर 60 डेज। अच्छा, हाँ, 60 दिन तक लिखो, हर रोज सुबह लिखना है एक बार, बस। तो ये 3 टेक्निक है, ये ड्यूरेशन है जिसमें कोई भी उसको प्रैक्टिस कर सकता है। लिंक करना पड़ेगा, ब्रेक नहीं करना, ब्रेक नहीं कर सकते। जिस दिन आप ब्रेक करोगे उसको डे 1 से शुरू करोगे। अच्छा, हाँ, और इसमें फेथ करना पड़ेगा आपको 100%। अगर आप इसको बिना फेथ के लिख रहे हो तो फीलिंग ही जनरेट नहीं हो रही ना, आपके भाव ही नहीं आ रहे, यानी कि वो आप महसूस नहीं कर पाए। जैसे आप और मैं वो घर महसूस कर पाए, हाँ, वो इसलिए इंसान, खुशी हुई। हाँ, इसलिए खुशी है। चर्चा होने में भी खुशी हो रही है, हाँ, मतलब बात होने में भी सिर्फ खुशी। बात करने में खुशी हो रही है। तो सोचिए कोई इंसान जब सोचेगा तो खुशी नहीं होगी। अरे आप खुद सोचिए, अब ये कैसे काम करता है। आपको प्यार हुआ होगा, हाँ, बिल्कुल हुआ है ना। आप जब जिस इंसान से आपने प्यार किया, या पहला प्यार था, वो जो भी दूसरा प्यार था, क्रश था, क्रश प्यार था या आकर्षण था, कुछ वो भी, इंसान जब आपके साथ में आके बैठा और उसका हाथ आपके हाथ पर ऐसे टच हो गया, क्या उसने करंट नहीं दिया था आपको? अरे वो तो मतलब फैंटेसी होती है ना। फैंटेसी होती है। और जो आज के टाइम में हम फैंटेसाइज करते हैं, यही तो है। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में मन में सोचते हो कि यार वो मेरे पास है, मैंने उसको गले से लगाया। अब ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं आपको क्या दे रही हैं? एक अलग वो एनर्जी दे रही हैं, एक अलग वाइब्रेशन दे रही हैं आपको। जब आप ऐसा अपने सपनों के बारे में महसूस करना शुरू कर देते हो, आप तब अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हो। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि कई बार सपोज करिए कि कुछ लोग अपनी कल्पनाओं में कैसे खुश होते हैं। कोई फिल्म देखने गए, किसी एक्ट्रेस के बारे में आया और रास्ते में सोचते आ रहे हैं या घर में सोचते आ रहे हैं,
वो खुश ऐसे हैं जैसे उनको चीजें मिल गई हैं। यानी कि आप एक कल्पना को मूर्त रूप में महसूस कर सकते हैं, और अगर उसकी बारंबार प्रैक्टिस करें तो आप उसको पा सकते हैं। एग्जैक्टली एनएलपी में एक टेक्निक होती है जिसको बोला जाता है मॉडलिंग। ओके। ये बेहद पावरफुल टेक्निक है, मतलब बेहद, मतलब मैं बता रहा हूँ ये मैजिकल है। इसमें क्या अच्छा। होता है, आप याद कीजिए वो क्षण, एक क्रिकेटर अब से 10-12 साल 15 साल पहले क्रिकेट खेलने आया, जिसको देखकर आपको ऐसा लगता था कि यार एग्जैक्टली सचिन तेंदुलकर है। हाँ। कौन था वो, आपको याद है कुछ? कौन सा क्रिकेटर जिसका स्टांस वगैरह देखकर लगता था, इंडियन क्रिकेटर ही, जिसको आपको देख के लगता था यार सचिन है क्या ये? कंफ्यूज जाते थे लोग। वो नाम है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र, मैं यही बोलने वाला था, लेकिन वो हमेशा साथ में खेले हुए हैं तो हाँ, तो इसलिए मैं वो नाम नहीं ले रहा बाद था। में थोड़ा डिफरेंशिएशन मैं कर पाता था। हाँ। लेकिन शुरू में जब वो नया नया आया, हाँ। तो पता नहीं चलता कि कौन है, सचिन है क्या? एग्जैक्टली वीरेंद्र सहवाग ने बोला कि मैंने सचिन तेंदुलकर जी का हर चीज कॉपी की है। कैसे वो आते हैं, कैसे वो स्टांस लेते हैं, कैसे वो अपनी, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। बाद में तो उनका पैटर्न अपने आप कुछ नया क्रिएट ही हो गया। हाँ, मतलब उनको अपना हीरो माना उन्होंने, उनकी तरह चलना शुरू किया। तो क्या होता है आज के टाइम में, एनएलपी ये कहती है कि अगर आप किसी की सक्सेस को कॉपी करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप उतनी सक्सेस चाहते हो जितना शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है या दिलजीत है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वो सभी चीजें करनी है जो वो लोग करते हैं, चाहे वो हैबिट्स हो, उनकी प्रैक्टिसेस हो, उनके थॉट प्रोसेस, आप सबको कॉपी करना शुरू करोगे, वो पैटर्न्स आपके बिल्ड हो जाएंगे, नई इमेजेस आपके सबकॉन्शियस में बिल्ड होंगी और आपको सक्सेस मिलेगी। इसको अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें ना, अब जैसे मुझे अमित जी बनना है अगर, तो भैया चलो 13 साल पीछे, हाँ। पढ़ो 800 किताबें और करो इतने पॉडकास्ट, बनाओ इतने वीडियो, तो आप अमित जी बन जाओगे। तो ये मैं ऐसे बिना उस नियम के भी मैं मान सकता हूँ कि एक शाहरुख खान बनने में, सचिन तेंदुलकर बनने में या अमित जी बनने में, अगर सच में मैं उतना इनपुट डाल पाऊं तो मैं अमित जी बनूं ना बनूं, लेकिन एक नया रूप निकल के आऊंगा। एग्जैक्टली, मे बी बेहतर। हाँ, और वीरेंद्र सहवाग के साथ यही हुआ ना कि वो सचिन तो नहीं बने, लेकिन जो बने आज वीरेंद्र सहवाग को लोग याद करते हैं, विस्फोटक मुल्तान का सुल्तान, विस्फोटक बल्लेबाज। क्या बात, करेक्ट। अच्छा, सच तो यही है कि ये सारी टेक्निक काम करती है, आप कितना भरोसे के साथ आप इस पे मेहनत करते हो। बिल्कुल सही। अच्छा, एक मजेदार बात क्या है कि पहले भी लोग कहते थे कि जिसके बारे में जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हाँ, करेक्ट। तो ये नियम तो पहले भी काम करते थे, हमको समझ में नहीं आता था। अब हाँ। आप जैसे मॉडर्न गुरु, मैं ऐसे लोगों को मॉडर्न गुरु ही बोलूंगा, जो आकर के इसको और फिल्टर किए हैं और इजी किए हैं, इसकी तकनीक लेके आए हैं और वो बता रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि मॉडर्न ऋषि भी बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले जमाने में भी तो छोटे बड़े ऋषि होते थे और चीज़ों को बताते थे वो। तो ये आप मानते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी है वो इससे दूर हो गई, इसीलिए ये चीज़ें अपने आप नहीं हो रही हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ ना, हर चीज़ ना साइकिल है। ओके। मतलब वो चक्र है ये। हाँ, ठीक है, जो इंसान एक चक्र को छोड़ता है वो वापस उस चक्र में आता जरूर है। हाँ, ये साइकिल तो तो कंप्लीट होगी ना, होगी। तो बहुत सारे लोगों को, जो लोग ये मानते हैं कि जो दुनिया है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, मैं ये नहीं मानता। जितना ज़्यादा वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, आप याद रखिए वापस से वो जो सतयुग वापस आएगा। हाँ, ये तो कहा गया, शास्त्रों में भी बोला शास्त्रों में भी बोला गया, क्योंकि वो साइकिल है। हाँ, एक इंसान जब बहुत कुकर्म कर लेगा तो कोई तो आएगा, जो हमारे शास्त्रों में है कि कल्कि नाम कल्कि अवतार, हाँ, है ना, वो होने बाकी है अभी कलयुग में, जो सब कुछ ठीक कर देंगे और वापस से हमारा सतयुग शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हमेशा से है कि एक इंसान जब आज भी देखिए हमारी ही जिंदगी में, आप देखिए हम जब बहुत ज्यादा भटक जाते हैं, हाँ, जिंदगी में भटक गए, सब कुछ भटक गए, हम लौट के कहाँ थे? अपने घर। हाँ, लौट के आते अपने परिवार के पास, लौट के आते अपने रूट्स पर। हाँ, ठीक है, और तब आपको लगता है कि यार मैं कहाँ चला गया था, मैंने पिछले 10 साल 15 साल 20 साल मैंने क्या किया। तो एक इंसान की इसी जिंदगी में बहुत सारी लाइफ साइकिल है ही, और उसी तरीके से जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी भी पूरी अपनी लाइफ साइकिल्स हैं। तो मैं मानता हूँ कि लोग भटक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके कारण सिर्फ लोग ही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को लगता है भटकना भी तय है। अच्छा, है ना? कभी आपको अफसोस होता है कि जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं ये पश्चिमी सभ्यता हमको सिखा रही हैं, जबकि है ये हमारा मूल, हमारा है। ध्यान, मेडिटेशन, योगा, ये सब हमारा है। करेक्ट। जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, आकर्षण का नियम की जो बात कर रहे हैं, अद्वैत के सिद्धांत शायद यही थे। तो ये सब तो हमारे थे। तो आपको अफसोस नहीं होता कि ये पश्चिमी लोग वापस से बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब आप सोचिए, एक बात आप समझिए, क्या सही है?
मेरा बच्चा मेरे घर में किसी को बीमार है, वो ठीक है। वो इंग्लिश दवाई खा के सही हो चाहे आयुर्वेद से सही हो, सही होना ज़रूरी है। हाँ, सही होना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, उसके वो गलत सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, बाद के इफेक्ट गड़बड़ नहीं होने चाहिए। हम आज ना ऑब्जेक्टिव हमारा ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि कौन सिखा रहा है, हमारा मुद्दा होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पे मुझे अफसोस होता है, शायद आप इससे इत्तेफाक रख पाएँ। जब मैं केदारनाथ की तरफ जाता हूँ, उत्तराखंड में जाता हूँ, तो बड़े बड़े योगा टीचर हैं, ऋषि हैं, वो बहुत ज़माने से इस तरह की बातें करते आ रहे थे, वो सिखा भी रहे थे। लेकिन इस योग को तब लोगों ने नहीं अपनाया। जब इसको बड़े मॉडर्न तरीके से, थोड़े अभद्र तरीके से इंस्टाग्राम के रील में देखना शुरू किया, तब इनको लगा कि यार ये योगा बहुत अच्छा है। अब ये बात दूसरी कि धोती कुर्ते के साथ, तमाम चीज़ों के साथ हमारे साउथ के लोग और यहाँ के लोग आ रहे हैं, तब ये लोग मान रहे हैं। तो हमें ना ये भी समझना पड़ेगा इसके साथ साथ कि यार हमारे जो लोग हैं ना, पुराने जो लोग हैं, वो ना मार्केटिंग में बिलीव नहीं करते थे। हाँ, ये वो सच कुछ है। भी मार्केट नहीं कर पाए। हाँ, जो ये पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं, वेस्टर्न वाले लोग जो लोग हैं, इन्होंने ना मार्केट किया हर चीज़ को। हाँ, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत लोगों ने सिखाया, लेकिन कोई भी इंसान वैसा नहीं समझा पाया जैसे रोंडा भाई ने समझाया द सीक्रेट किताब में, आस्क बिलीव रिसीव। किसी ने नहीं समझाया, बिल्कुल सही और बात कभी है। नहीं समझा पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना इस अब सोचिए, उस किताब को पढ़ के, मैंने जब उस किताब को पढ़ा तो मेरे को थॉट ही चेंज हो गया। इतना आसानी से कभी समझाया ही नहीं था। परिवार में सुना था, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं समझाया था। उन्होंने इमेजिनेशन करवा दिया। हाँ। अच्छा, उसी माध्यम से नहीं समझाया उन्होंने, किताब के माध्यम से नहीं समझाया उन्होंने, ऑडियो के माध्यम से भी समझाया और वीडियो भी वीडियो के माध्यम से मूवी भी। बनवाया। तब वो किताब सबसे ज्यादा हिट हुई जब लोगों ने मूवी देखा, बिल्कुल सही। और तब बिकी भी वो। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्योंकि मैंने भी पहले वीडियो देखी थी। अच्छा, मैंने किताब नहीं पढ़ी पहले, मैंने अच्छा। सबसे पहले वीडियो देखी, फिर उसके बाद में जाकर उसकी किताब पढ़ी। अब ये देखिए, आप ये सोचिए कि ये जो लोग हैं ना, ये भी कोशिश ही कर रहे हैं। हाँ। आज ये लोग सोचते हैं कि जो ये लोग सिखा रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या मिला उससे? आपने कुछ सीखा क्या? किसी इंसान ने कुछ सीखा क्या? तो आज के टाइम में ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि कौन सिखा रहा है, मुद्दा ये होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। बात तो है सही ना? है। तो क्योंकि अगर हम क्योंकि जिसने नहीं सिखाया नहीं सिखाया यार, हमारे लोग नहीं थे अच्छा सिखा, वो उनके पास ज्ञान है, लेकिन वो उन्हें ये समझ में नहीं आया इसको पहुंचाए कैसे लोगों तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब लोग कर रहे हैं ये, अब कर रहे हैं। हालांकि उस चक्कर में गलत सही सब है, लेकिन लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़ी देर हुई है, बड़ा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और ये होना भी चाहिए। और अच्छी बात है कि अब जैसे आप है ना, मैं देखता हूँ कि आपके वीडियोस दूसरे लोग बनाते हैं, आपके वीडियो पे भी लोग वीडियो बनाते हैं। हाँ। इसी बहाने सही, आपके बहाने ही सही निकल के तो बाहर आ रहे हैं, करने हाँ। की कोशिश तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। वो आपने कहा ना कि जो उस फुटबॉलर की कहानी बता रहे थे, रोनाल्डो की, हाँ। कि अगर वो अपनी सारी चीज़ें रख भी दे तो कॉपी तो आप नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ मुद्दे छूटे हुए हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, वरना लोग कहेंगे कि यार ये भी ज़रूरी था। हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप के बीच में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? हाँ बिल्कुल, कैसे काम करता है? 100%। अब आप खुद सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि हमारी सोच कैसी है, हमारी समझ कैसी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद हैं। ओके। ठीक है, वैसे लोग का मतलब ये नहीं कि सिमिलर लोग, बट जो मेरी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पूरक, जो पूरा करेंगे उसको, चाहे वो दोस्तों के रूप में हो, चाहे वो पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो फैमिली के साथ कनेक्शन और रिलेशनशिप में हो। ठीक है। ठीक है, तो जब लोग ये समझते हैं कि मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो कई बार अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे पहला रूल लोगों का जो बाय डिफॉल्ट समझते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करना है। हाँ, यही आदमी है ना, सोचता कि मेरे को किसी एक इंसान से शादी करनी है तो मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है। आप मुझे बताओ कैसे होगा। और मैं थोड़ा सा इस बारे में मैं थोड़ा अलग सोच रखता हूँ। कर सकते हो आप, किया भी है, मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमनी है जिसमें लोगों ने बोला कि मैंने मैनिफेस्ट किया। इस केस में अगर वो इंसान आपका साथी है, आपके साथ है, आपकी सोच में आपको थर्ड पर्सन से या कोई फैमिली से कुछ अपोजिशन है, तो आप मैनिफेस्ट करो। लेकिन अगर आपके साथ वो इंसान है ही नहीं तो आपको उसको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वो एक अलग एनर्जी पर है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप एक अलग एनर्जी और एक अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं। रादर आज के टाइम में आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने से ज़्यादा बेहतर है आप एक बेहतर इंसान अट्रैक्ट करें जो आपके रिलेशनशिप को पूरा करे। तो वो लोग ना ये गड़बड़ करते हैं। लोगों को ये लगता है कि नहीं, कि मुझे पता है कि मेरे लिए यही इंसान सही है। अब ये सोचिए कि ऐसे से भी कमेंट आते हैं हमें कई बार कि
मेरा एक ब्रेकअप हो चुका है किसी के साथ, मैं उससे 3 साल से टच में नहीं हूँ, बट मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है। खुद को धोखा दे रहे हैं। अब ये क्या, आप ना रूल तोड़ रहे हो, आप अट्रैक्ट। अब आप सोचो, किसी ने कमेंट किया कि मेरा कोई पार्टनर है, बहुत अब्यूसिव है और मारता भी है कभी कभी। हाँ। शादी नहीं हुई है बट रिलेशनशिप में काफी सालों से। मैं चाहती हूँ कि, और वो मुझे कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है। मैंने कहा अब क्या, अब देखिए ये है गुड मैनिफेस्टेशन, बैड मैनिफेस्टेशन। अब क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हो? और इसमें लोग पागल ज्यादा हैं आज के वक्त में। उसके बाद पूरी जिंदगी ये शिकायत करेंगे ना कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया था, मेरी लाइफ हेल हो गई। और या थोड़े ही दिन बाद, आज के टाइम में आप भी सोचिए ना, कितना हम देखते हैं कि 6 महीने की शादी अलग हो गई। बिल्कुल। मतलब आप 6 महीने तो छोड़ो, हम 10-10 दिन की शादियां भी अलग होते हुए देख रहे हैं। जिनका रिलेशनशिप 8 साल 10 साल था, वो भी लोग अलग हो जाते हैं। और एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे सामने। तो कई बार तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहाने हम रिलेशनशिप काउंसलिंग ही कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है कि आप, हर किसी को पता है सही क्या है गलत क्या है। लेकिन वही बात है, जैसे वो पहले बोलते थे कि एक बार शादी हो जाए सब सुधर जाएंगे, जो कभी नहीं सुधरता। इंसान कैसे, जो इंसान है वो है। तो आप रिलेशनशिप बेहतर करो, अपने पार्टनर के साथ बेहतर करो, जो आपके साथ ऑलरेडी है, अपनी फैमिली के साथ, आप परिवार के साथ बेहतर करो। लेकिन आप गलत चीज़ें, बैड मैनिफेस्टेशन नहीं करो, गलत मैनिफेस्टेशन मत करो। ये मैं बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मज़ेदार बात बताऊँ, आपको हंसी आएगी। एक जगह मैं गया था, इसे लेक्चर देना था मुझे, मोटिवेशन का लेक्चर था, मैं दे रहा था। एक लड़की आके अलग से मुझसे बात करने लगी। उसका ब्रेकअप हो गया था, तो मैं बातचीत कर ही रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि यार, तुम जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उससे तुम्हारी शादी भी हो गई, तुम्हारे रिश्ते बड़े अच्छे थे और तुम उसी को चाहती थी, उसके लिए घर वालों से भी बगावत की, अब दूर कैसे हो गई, वजह क्या रही? उसने एक बात बताई, मुझे लगता है ना वो हर प्रेमी प्रेमिका पे लागू होता है जो अलग होते हैं। उसने मुझसे कहा कि क्या होता है, जब हम प्यार में पड़ते हैं ना, तो अपोजिट सेक्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम एक दूसरे के साथ आते हैं, कभी कभी मिलते हैं, बैठते हैं, अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है और ढेर सारे वादे होते हैं। उसमें जो दोनों पक्ष के साथ ये होता है, लेकिन लड़कों के साथ ज़्यादा होता है कि मैं तुम्हारे लिए चाँद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, सितारों से बिस्तर सजाऊंगा, तुम ही हो, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। और जैसे ही दोनों एक साथ आते हैं, जिम्मेदारी आती है और रियलिटी से वाकिफ़ होते हैं ना, तो वो जो झूठी बातें होती हैं ना, जो वो झूठी एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये उसको कभी फुलफिल नहीं कर सकते। लड़की की तो डिमांड रहेगी ना, आपने ऐसे ही दिखाया है, उधार में बाइक लेकर के आए, उधार में कार लेकर के आए, रेस्टोरेंट में पैसा मांग करके किसी से खिलाए, और आप जब घर पे लेके आए तो खिलाने के लिए दाना नहीं है। ऐसे में उस लड़की का भी दोष नहीं होता है, ऐसे में फैसला तो लेना होता है। तो आप जो कह रहे हैं ना, इसमें बहुत से केसेस में ये होता है, और मुझे लग रहा है मैक्सिमम केसेस में इस तरह का होता है। क्योंकि क्या है, आप देखिए, शादी से पहले एक अलग जिंदगी है, शादी के बाद एक अलग जिंदगी है। लोग, मुझे लगता है जो लोग रिलेशनशिप में, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आजकल तो फैशन में शादी कर रहे हैं। हाँ, आप सोचिए, दिन में 24 घंटे होते हैं। हाँ। जब आप किसी साथ रिलेशनशिप में, आप कब मिल रहे हो उसको? आप वीकेंड पे मिलते हो, 2-3-4 घंटे के लिए मिलते हो। तो जो 24 घंटे में से मान लो हर रोज आधा घंटे ऑन एन एवरेज मिल रहे हो आप, एक तरह से देखा जाता है वीक के, तो बाकी 23.5 घंटे में वो इंसान क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तो आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब आपको वो आधा घंटा प्यारा लगता है और 23.5 घंटे खराब लगने लगते हैं, तो आपको लगता है यार, ये तो जिंदगी, ये तो लाइफ ही अपोजिट है। हाँ। ये इंसान तो बदल गया, लेकिन ये इंसान बदला नहीं है, ये इंसान वैसा ही है। वो 23.5 घंटे आपको दिख नहीं रहे थे पहले, आपने देखने की कोशिश भी नहीं करी आपने। लेकिन अब आपको रियलिटी मिली है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो रही है। लेकिन ये भी मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को ना एक्सपेक्टेशन सेट भी ठीक करनी चाहिए, दोनों को। पहले तो ऐसे क्रिएट मत करो, दूसरा अगर क्रिएटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि शादी इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने छेड़ी दिया है, तो ये बता दीजिए कि अरेंज मैरिज जो है वो लव मैरिज से ज़्यादा क्यों टिकती है? अरेंज मैरिज में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अच्छा, मुझे तो 2-4 साल तो एक दूसरे को जानने में निकल जाता होगा कि भाई ये कौन होगा। हाँ, एग्जैक्टली। अरेंज मैरिज मतलब देखो क्या है, आज के टाइम में ना, जैसे क्या हो गया है कि आप अब जब आप एक दूसरे से मिलते हो, तो आप सोचो, मतलब आप घूमने कहीं जाते हो। हाँ। जब आप अरेंज मैरिज करते हो ना, सच मतलब ये फैक्ट है, ठीक है, आप ना हफ्ता 10 दिन तो उसको छूने में लगा देते होगे कि मेरा हाथ तो पकड़ लो यार उसका, क्योंकि नया इंसान आपकी जिंदगी में आया है। लेकिन जब आप एक लव मैरिज करते हो, तो आप एक खुली किताब हो। हाँ। कोई पर्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई, मतलब व्हिच इज राइट आल्सो। नहीं, इसको अगर सीधे सीधे ये बोले तो
शादी के बाद जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए या जो एक दूसरे को जानने की वो कुछ उत्सुकता नहीं होनी था। चाहिए, वो पहले ही आप खत्म कर चुके हो। हाँ, मतलब बेसिकली आप जानते ही हो सब कुछ, केवल कुछ नया नहीं है। औपचारिकता, शादी औपचारिकता रह गई। औपचारिकता रह गई है। जब वो अब सोचिए किसी भी चीज की औपचारिकता होगी तो वो फॉर्मेलिटी, मतलब आप कितनी खुशी देगी आपको, और कितने दिन निभा पाओगे? कितने दिन भागोगे। और दूसरी चीज क्या हो गया कि आज के टाइम में, जो कि बहुत अच्छी बात है, कि कपल्स एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे पुश करते हैं कि लाइफ में अच्छा कर, दोनों करते हैं। हस्बैंड वाइफ को करता है, वाइफ हस्बैंड को करती है। लेकिन ना, जब ये इन दोनों की कोशिश सफलता में कन्वर्ट हो जाती है, जब दोनों लोग सफल हो जाते हैं, तो उनको थोड़े दिन बाद ये महसूस होने लगता है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ कि यार ये लोग सफल हो गए ना, ये दिक्कत हो गई, क्योंकि दोनों लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ओ, अब वहां से सेपरेशन स्टार्ट होता है। जैसा जो इंसान इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंडेंसी जीरो है, की जरूरत क्या है फिर इसको? बिल्कुल सही बात है। फिर तो दोनों का अपना ईगो है ना। ईगो है, पैसा सब कमा रहे हैं, सक्सेसफुल सब हैं, तो एक इंसान की जरूरत ही क्यों है? तो मैं एक क्लोज रिलेशनशिप में क्यों रहूं? मैं एक बंधे हुए क्यों रहूं? मैं एक बंधन में क्यों रहूं? और ये दोनों सोचते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यार, कुछ जो काम होते हैं ना रिलेशनशिप में ना, इंडिपेंडेंट तो बनाओ मत एक दूसरे को। कुछ काम हस्बैंड को करने चाहिए हमेशा, कुछ काम वाइफ को करने चाहिए हमेशा, ताकि लगे ना इसकी जिंदगी मेरे बिना अधूरी है, यस, मेरी जिंदगी इसके बिना अधूरी है। ये ये होगा। फीलिंग होना, ओहो, ये जो फीलिंग रहती है, बहुत अच्छी बात है। आप एक दूसरे को पुश करो इंडिपेंडेंट बनने में आगे, लेकिन ना अपनी कमियां पूरी मत करवाओ। मतलब एक दूसरे के बराबर होने के बजाय एक दूसरे को पूरक बनो। पूरक बनो, मतलब एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं। ये है रिलेशनशिप। इस पश्चिम, मतलब ये हमारी जो हिंदुस्तान की ना, खासकर बॉलीवुड की जो मूवी है ना, इसने सारा सत्यानाश मारा है। उसमें फिल्म में दिखाते हैं पति, मैं भी नौकरी करके आती हूँ, तुम भी नौकरी करके आते हो, जितना तुम करते हो उतना हम करते हैं। ये सबसे ज्यादा सत्यानाश मारा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी भी ना शुरू में मूवीज का ऑब्जेक्टिव क्या था? हाँ, मूवीज का ऑब्जेक्टिव ये था, जब पहले पिक्चरें बनती थी, कि आप कोई भी इंसान पिक्चर जाकर देखे, उसे वो जिंदगी दिखे जिससे वो अपनी जिंदगी भूल जाए थोड़ी देर के लिए। हाँ, वो एक ऐसा वर्ल्ड दिखे, ऐसी दुनिया दिखे जो बहुत खूबसूरत है, थोड़ा देर का डिस्कनेक्शन मिले, एंजॉय करे और वापस से वो रियलिटी में जाए। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान उसको रियलिटी समझने लगता है। हाँ। तो ये गलत हमने बनाया है। मूवी को मैं गलती नहीं दूंगा। लोग आज के टाइम में कोई मूवी देखने जाते हैं, लोग ये बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं रजनीकांत, एक मुक्का मारते हैं 6 फीट जाके दूर गिरता है वो या 10 फीट गिरता है। अरे भाई, वो मूवी है, वो ऐसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो रियलिटी नहीं है। इंटरटेन होंगे। हाँ, तो क्योंकि आज के टाइम में देखिए बहुत सारे रियलिस्टिक मुद्दों पर भी मूवीज बनती है, जो कि सही है। लेकिन लोगों को लगना है, बहुत सारे लोग एक कॉमेडी मूवी देखने जाते हैं, बाहर आते हैं क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे वो ओवर एक्टिंग के लिए ही मूवी थी। तो जब तक आप पिक्चरों को रियलिटी की तरह देखते रहोगे तो आप परेशान रहोगे। फिर आप देखोगे कि फिर आप यही सोचोगे मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड तो शाहरुख खान की तरह होना चाहिए। लोग कैरेक्टर गढ़ लेते हैं, वही कैरेक्टर परेशान करते हैं उनको। लेकिन जब आपको पता है कि आप कभी शाहरुख खान नहीं बनोगे, आप जो हो वो बेस्ट बनो। इसी चक्कर में तो लोग अपनी ओरिजिनलिटी जो है ना, उनकी जो अपनी वास्तविकता, उसको खो करके नकल करते हैं। वो बन नहीं पाते। हाँ। और जो होते हैं वो रह नहीं पाते। exactly, बीच में लटक जाते हैं। करेक्ट, बहुत सही। अच्छा, एक चीज़ पे हम लोग की बातचीत चल रही थी, मैं चाहूँगा कि उसको भी आप छेड़ी दें यहाँ पे। आप बता रहे थे कि, और आपने कई जगहों पे देखा भी, जो लड़के और लड़कियाँ हैं ना, कभी ये दोनों लड़के और लड़कियों के फॉर्म में ही हुआ करते थे। लेकिन चाहे वो हार्मोनल बैलेंस की बात करें या मेंटल इनबैलेंस की बात करें, ये क्या है और किस तरह से आपने नई दुनिया एक फेस की है, जो आप, क्योंकि आप लगातार लोगों से मिलते हो, लोगों को गाइड करते हो, कोच करते हो, वो क्या है? देखिए क्या होता है कि हर किसी में ना, हर एक इंसान में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें 2 तरह की एनर्जी होती है। एक होती है मेल एनर्जी, एक होती है फीमेल एनर्जी। तो आपके अंदर भी मेल है और फीमेल एनर्जी दोनों है। ठीक है। मेरे अंदर भी मेल फीमेल एनर्जी दोनों है। ठीक है। एक फीमेल है, उनके अंदर भी मेल फीमेल दोनों है। ठीक है। इट्स जस्ट दैट मेरे अंदर मेल एनर्जी ज्यादा, फीमेल का क्वेश्चन कम है। ओके। अब धीरे 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 क्या होता जा रहा है कि हम सभी लोगों के अंदर ये जो रेशो है ये पलटता जा रहा है। अच्छा, उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। ओके। आज के टाइम में जो मेल हैं, जो वो ज्यादा इमोशनल होने लगे हैं। पहले नहीं होते थे। हमारे डैड को देखिए, पिताजी को देखिए आप। अरे बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। स्ट्रिक्ट होते थे। हम लोग घर में आ जाए तो करेक्ट है। वो मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट 10-10 बच्चे पैदा हो गए घर में, 4-4 5-5 बच्चे तो नॉर्मल होते थे। कभी किसी को कंसीविंग में इशू नहीं आया, क्योंकि वो मेल एनर्जी हाई है। हाँ। दूसरी चीज, वो
वो हार्ड वर्क में बिलीव करते थे, कोई स्मार्ट वर्क नहीं। हाँ मेहनताना, मेहनत करो, लाइफ में सक्सेस को पाओ। बिल्कुल। उनको मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा होगा आपने। हाँ बहुत तो वो मेल अलग एनर्जी छवि। इतनी ज्यादा, ईगो, हाँ। मेल एनर्जी, रिस्पेक्ट, औदा, हाँ। ये सब आज के टाइम में नहीं मिलेगा आपको। हाँ ये नहीं कह रहा हूँ ये कि कुछ चीजें जो गलत है वो कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है, बट आजकल लोग लगे हुए हैं स्मार्ट वर्क। लोग आजकल लगे हुए हैं कि यार थोड़ा कंफर्टेबल जिंदगी होनी चाहिए, समझौता करते हैं हर जगह। जल्दी। अब सोचो, पहले सोचते थे कि इंसान सबको होता था 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। आज रिटायरमेंट में सोचते हैं लोग यार 30-32 साल में रिटायर हो जाओ यार, अगर 30-32 साल में घर वर सब कुछ नहीं बना लिया तो क्या ही है यार। हाँ फिर कुछ लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो 40 सोचते हैं। हाँ पहले वाले तो 60 से पहले सोचते ही नहीं थे, हाँ। इसलिए वो 60 तक चलते थे। आज हम 30 साल की उम्र में ही हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस है। तो बेसिकली क्या है, हर किसी इंसान में जो ये प्रपोर्शन अपोजिट हो रहा है, इसकी वजह से गड़बड़ ज्यादा हो रही है। ओके। सेम गोज विद फीमेल। फीमेल में क्या हुआ है, फीमेल आज के टाइम में आप देखिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फीमेल के साथ क्या है कि वो वर्किंग है, पैसा कमा रही है, ब्रेड अर्नर है, घर को संभाल रही है, विच इज ग्रेट। इसके साथ साथ आज के टाइम में पहले क्या होता था, पहले थॉट नहीं होता था, पहले होता था जॉइंट फैमिली में रहेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, फिर न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ कि 2 बच्चे पैदा करेंगे, फिर स्टार्ट हुआ 1 बच्चा पैदा करेंगे, अब स्टार्ट हो चुका है कि यू, मी एंड अ डॉग। हाँ ठीक है, आप हर जगह देखा जा रहा है बहुत ये। जगह ये बच्चे नहीं चाहिए उनको, डॉग चाहिए कि डॉग रख लेते हैं। थोड़े दिन में आप ये देखेंगे धीरे धीरे अब ये पैटर्न भी आना शुरू हो चुका है कि शादी नहीं कर रहे लोग। लिव इन वाला तो बहुत पहले से ही है, लेकिन शादी भी नहीं कर रहे हैं। शादी मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप में है और शादी नहीं करनी है, उन्हें रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए। अब सोचिए कोई इंसान धीरे धीरे अगर इस स्टेज पर पहुंचेगा जिसमें रिलेशनशिप में है ही नहीं, तो दुनिया का क्या होगा थोड़े दिन बाद। बट वही बात है कि साइकिल आएगी, वापस ठीक होगा, लेकिन इसकी वजह से एनर्जी बदल गई है। नहीं, उसका रिफ्लेक्शन अभी भी दिख रहा है। ये जो सुसाइड, एक दूसरे की हत्या करवाना, मतलब ये जितनी निगेटिविटी दिख रही है, ये क्या है? ये वही लोग तो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल अकेला कर लिया है। कोई होता ही नहीं। अरे भाई, हमारे जमाने में चाचा, ताऊ, मौसी, फूफा, फूई, इनके लड़के, उनकी लड़कियां, ये वो, कितना बड़ा परिवार होता था। आज सब कुछ सिमट गया है, रिश्ते नहीं बचे हुए हैं। करेक्ट। और ये भी होता था ना कि मम्मी ने पीट दिया तो चाची है ना, हाँ, उनके पीछे जाके छिप जाते थे, दादी के पीछे, मासी के पीछे, वो बचा भी लेंगी। हाँ। और बहुत ज्यादा पिट गए तो वो अपने पास सुला भी लेंगी। हाँ। उन्हें पता है कोई है। आज के टाइम में यही अकेलापन है। आजकल तो क्या बोलते हैं, वो जो घर में काम करती हैं, जो मेड हैं, वो पाल रही हैं बच्चे, जो पूरे दिन प्ले स्कूल में हैं, डे केयर में हैं, वो क्या ही डेवलपमेंट होगा। खैर, एक बड़ा विषय होगा। हम इसको एक दूसरी तरफ, एक हमारे यहाँ कहते हैं ना, इंडिया में सुखांत पसंद होता है लोगों को, इसीलिए मूवी भी सुखांत होती है। और मुझे लगता है ये स्टोरी अधूरी है, हमें लगता है दोबारा बैठना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे लोग आजकल सबसे ज़्यादा परेशान और पागल है ना कि ज़िंदगी में कमाएं कैसे, पाएं कैसे, उसके लिए लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मैनिफेस्ट किया गया, हम लोग उस पर बात ही नहीं किए। लेकिन अगर उसको अब हम छूना शुरू करेंगे तो ये 2-2.5 घंटे का जाएगा। तो एक आखिरी सवाल उन सभी बुजुर्गों के लिए, उन सभी तनाव में जीने वालों के लिए, उन सभी बीमार लोगों के लिए, कि अगर ये लोग भी मैनिफेस्ट करते हैं और किस तरह से मैनिफेस्ट करें कि इनकी सेहत में सुधार आए, ये मेंटली फिजिकली ठीक हो पाए, और क्या ऐसा है कि कोई गंभीर रोग होने के बाद भी मैनिफेस्टेशन से ठीक हुआ जा सकता है? देखिए, जब बात करते हैं हेल्थ को ठीक करने की मैनिफेस्टेशन से, तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स क्रिएटेड हैं, बहुत बड़े बड़े टेस्टिमनीज हैं जहाँ पर लोगों ने ये शेयर किया है, और इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए, बहुत जगह मिल जाएंगे आपको। क्योंकि साइंस भी, आप कहेंगे जैसे साइंस, बहुत लोग बोलते हैं यार साइंस ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानती। अगर साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानती तो प्लेसिबो इफेक्ट को क्यों मानती है? हाँ, बात तो सही है। प्लेसिबो इफेक्ट में दवाई थोड़ी ना है, वो सिर्फ एक मीठी गोली है, लोगों को दी जाती है कि ये बहुत अच्छी गोली है, आप ठीक हो जाओगे। लोग खा के ठीक हो रहे हैं। क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि वो अंदर से विश्वास है, ये अच्छी गोली है, बहुत पॉपुलर है, ये ठीक हो जाते हैं, हर कोई ठीक हो रहा है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अब ये क्या, ये सबकॉन्शियस बिलीफ ही तो है। बिल्कुल सही बात। तो ये साइंस ही है, तो साइंस का ही एविडेंस है। अब जब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये साइंस का एविडेंस है, तो अगर आप अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में इस तरह के बदलाव ले आओ, तो आपकी अपनी हेल्थ अपने आप इंप्रूव कर सकते हो। पहली चीज़ क्या करने की जरूरत है, पहला आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, 5 मिनट, जो हमने शुरू में बात की। हाँ, 32 मिनट वाला, 32 मिनट वाला, 32 सेकंड वाला। हाँ, और 10 साइकिल कंप्लीट कर लो। ओके, 5 मिनट में 10 साइकिल कंप्लीट होगा, एंड आप देखना आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। दूसरी चीज़,
एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हर किसी को करनी चाहिए, स्पेशली हेल्थ में, मैं हमेशा बोलता हूँ, ओके वो है वाटर टेक्निक। ओके मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर कोई भी इंसान 30 डेज वाटर टेक्निक करेगा और वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, उसको देखना मतलब मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, आज से अगले 30 दिन तक करना आप इसको। अच्छा क्या करना है, पानी लेना है, मान लेते हैं मेरे हाथ में ये बॉटल है, तो कोई इंसान बॉटल भी ले सकता है, पानी भी ले सकता है। ठीक है तो बॉटल लिया, पानी लिया हाथ में। ओके अब आप अपनी अफर्मेशन फॉर्म करो, जो हमने शुरू में बात की थी। एक अफर्मेशन बनानी है, हेल्थ को लेकर बना लो। ठीक है जैसे कि मेरी स्किन बहुत हेल्दी लग रही है, मैं बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, Okay. मैं बहुत एक्टिव महसूस कर रहा हूँ। Okay. ये आपने अफर्मेशन बना ली, पानी को हाथ में रख के वो अफर्मेशन मन मन में बोला, ठीक है और वो बोलने के बाद वो बेसिकली आप क्या करो, इस पानी को आप पी रहे हो। ओके बेसिकली क्या होता है, जो पानी, हमारी बॉडी 70-80% पानी की पानी बनी हुई से है। जब आप पानी के अंदर ना पानी की मेमोरी होती है, अच्छा ठीक है। जब आप पानी की मेमोरी का मतलब ये बता रहा हूँ कि जब आप एक किसी भी बॉटल पर आप कुछ भी नेगेटिव वर्ड लिख दो, कोई भी मतलब कि कोई गाली लिख दो, कुछ भी नेगेटिव वर्ड लिख दो, एरोगेंस, ग्रज लिख दो, आप लिख दो नेगेटिव फीलिंग लिख दो, ऐसे लिख के पर्ची लगा दो। ओके एक पर लिख दो थैंक यू, अच्छा आई लव यू, अच्छा ठीक है, प्यारी प्यारी चीजें लिख दो। ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक्सपेरिमेंट में इन दोनों के फॉर्म्स को देखा गया, तो इसके जो फॉर्म थे बहुत डिस्टॉर्टेड थे। आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, आप उसकी इमेजेस लगा देना। लेकिन जिसके ऊपर ग्रैटिट्यूड लिखा गया था, आई लव यू लिखा गया था, प्यारी प्यारी बातें लिखी गई थी बॉटल पे, उसमें फूल बनकर आए, वो अच्छा फ्लावर्स बने। क्या बात है तो ये वाटर में इतना इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे जितने भी धर्म है, उन सभी धर्मों में पानी को अलग इंपॉर्टेंस दी गई है। हाँ। हमारे यहाँ सनातन में, हिंदू धर्म में आप देखिए चरणामृत मानते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, गुरुद्वारों में किया जाता है, ठीक है। आप किसी भी मस्जिद में जाए, वहाँ भी किया जाता है, क्रिश्चियनिटी में किया जाता है। हर धर्म में पानी को बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पानी को बिल्कुल भगवान के करीब रखा जाता है। बिल्कुल इसका कारण ये है कि वो एनर्जी मिलती है। तो अगर जब आप ऐसी अफर्मेशन, कोई भी अफर्मेशन बोलकर आप उस पानी को पीते हैं, तो वो आपके मतलब आप समझिए कि वो उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये आप कुछ अलग च्यवनप्राश चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। मतलब अभी मेरे को कल परसों ही किसी ने बोला कि किसी के मतलब अर्थराइटिस का इशू है, घुटनों का दर्द चल रहा है, पता नहीं सालों से, फैमिली में सबको ही था, खुद भी चल रहा है वो, ठीक है। उसने सिर्फ ये बोला, मैंने वाटर टेक्निक फॉलो करनी स्टार्ट किया पिछले 20-21 दिन से। आपकी मेरी क्या मतलब, मैंने कहीं बताई होगी तो उन्होंने फॉलो किया, वाटर टेक्निक फॉलो करना स्टार्ट किया, और अब देखिए मतलब सिर्फ 20 दिन में उनको ये महसूस होने लगा कि जो दवाइयाँ वो रेगुलरली खा रहे थे, उसकी डोज हाफ हो गई है पिछले 15 सालों में पहली बार। मतलब उनके बिलीफ सिस्टम ने हाँ और इस जल ने सब वो काम कर दिया जो वो डॉक्टर नहीं कर पाए। अच्छा, कई बार ना आदमी मान भी लेता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लग रहा है ऐसा हो गया है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, कई बार जिक्र कर चुका हूँ, इसलिए इस बार जिक्र नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ बाकी है। इन लोगों के कमेंट के बाद दोबारा बैठना पड़ेगा। डन सर, बिल्कुल सही है। मैं अमित सर की बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगा और आप लोगों से प्रमाणित कर दूंगा कि ये पानी वाली बात कैसे सही है। आप लोग तमाम बाबाओं को देखे होंगे, तमाम लोगों को देखे होंगे जो पानी फूंक के पीने को देते हैं और आदमी ठीक हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 21 दिन आइए, हमारे यहाँ 18 दिन आइए, और वो कुछ नहीं करते हैं, एक पानी लेते हैं, फूंक मारते हैं और आपको दे देते हैं, और आप ये विश्वास कर लेते हैं कि बाबा का फूका हुआ पानी हमें सही कर देगा। यहाँ दो चीज़ें हुई, एक आपने विश्वास कर लिया और स्ट्रांग विश्वास किया है कि मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि बाबा ने पानी फूंक के दिया है, और दूसरी चीज़ बाबा ने भी यही बोल के ठीक किया है कि जाओ बच्चा, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये काम आप खुद से भी कर सकते थे। आज हम लोगों ने जो बातें की हैं, ये वही बातें हैं जो कभी दादी बाबा बताते थे, पूर्वजों ने किताबों में लिखा है, आप लोग भूल गए इसलिए बताना पड़ रहा है। और ये तो आप जानते होंगे कि कल्पना में कितनी ताकत है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं, और यही आज ये बात हुई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रमाणित करने की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी प्रमाणित है, शास्त्रों में है, आज के जो मॉडर्न लोग हैं उनकी किताबों में है, और बहुत से लोगों ने इसको प्रयोग में लाया, और जब उन्होंने इसको प्रमाणित कर दिया तो वो बाबा बन गए, साधु बन गए। आप देखेंगे उनके पास जाएंगे तो वो इसी बातों की बात करते हैं। और अगर इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए तो अमित सर के चैनल पे जाइए। और इन्होंने क्या शानदार काम किया है कि जिन लोगों को पढ़ने की आदत छूट गई थी, इन्होंने उनको सुनने की आदत डाल दी, और ऐसी आदत डाल दी कि अब वो उन किताबों को सुनते हैं, विजुलाइज करते हैं। रीडर्स बुक क्लब के नाम से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप पाएंगे, और सिर्फ आप
अमित सर को बहुत दूसरे फॉर्मेट में पाएंगे। इनके चैनल पे जाएंगे तो और भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे चैनल पे आप अमित सर से और क्या चाहते हैं उन सवालों को लिख भेजिए। अगली बार आपके नाम के साथ हम उन सवालों को लेंगे और बताएंगे कि बहुत कुछ ऐसा है यहाँ पे जो जानने और सुनने के लिए बाकी है। तो आप भी इंतज़ार करिए और हम भी इंतज़ार करते हैं।